हम मिलिटेंट नहीं बनना चाहते क्योंकि मिलिटेंट की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है, 1.5 साल में मारा जाता है। लेकिन हाइब्रिड मिलिटेंट बनने से कोई एतराज़ नहीं। हाइब्रिड मिलिटेंट क्या है? ये एक नई स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान की जो आपका 370 हटने के बाद उन्होंने इख्तियार की। इसमें यह है कि कश्मीर में अभी एक विचित्र सी शांति हमको देखने को मिल रही है, और कई लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये शांति क्या वास्तविक तरीके से सारी चीज़ें सही हो गई हैं, या फिर इस शांति के पीछे कुछ सीरियसली हो रहा है जो हम मिस कर रहे हैं, जो एनालिस्ट मिस कर रहे हैं, जो शायद सरकार भी मिस कर रही हो। आप अभी 10 दिन कश्मीर रह के आए हैं, तो सच्चाई क्या है? थैंक यू वेरी मच अरियंत, और इनफैक्ट आई मस्ट गिव क्रेडिट टू यू कि आपने एक बहुत ही ज़रूरी सवाल, जिसको शायद हर जगह मिस किया जा रहा है, वो सवाल आपने पूछा। मैं अभी पिछले तकरीबन 10 दिन में कश्मीर होकर के आया। मेरे कई जगह आर्मी यूनिट्स के अंदर लेक्चर्स भी थे, और उसके अलावा श्रीनगर में ही मुझे रहने का मौका मिला, और वैली के कई सारे इलाके जो हैं वहाँ पर ही जाने का मौका मिला। लोगों से मेरी बातचीत हुई, जिसमें रैंडम आम जनता जो है उनसे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हो गए, और जनरली जो जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है, या फिर जो कुछ लोग जो सेपरेटिस्ट इकोसिस्टम के साथ जिनका एक राब्ता रहा है, उनके साथ भी मेरी बातचीत हुई, यंगस्टर्स के साथ। और मैं इसकी बेसिस पर मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में एक नैरेटिव ये है कि 370 के एब्रोगेशन के बाद वहाँ पर हालात बड़े सामान्य हो गए हैं, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल वगैरह इस तरह के इवेंट्स आयोजित होने लगे हैं। इनफैक्ट कई जो है प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस भी, नए जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे, उनके वहाँ पर खड़े हो गए हैं, और लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, या इस तरह के जो प्रॉक्सी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस है उसको यूथ बड़ी तादाद में ज्वाइन कर रहा है। तो इससे एक सिग्नल किया जा रहा है दिल्ली के अंदर कि सब कुछ ठीक हो गया है। बीच में वहाँ वो तिरंगा रैलियाँ आयोजित करवा रहे थे, तिरंगा रैलियाँ जिसके अंदर कई लोगों को इकट्ठा किया जाता था, लोकल लड़कों को, और तिरंगे लगाए जाते थे। उसमें भी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, कुछ प्रायोजित भी थी, सब कुछ था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो अपीयरेंसेस हैं, हमें उसके पीछे जाना पड़ेगा। और कश्मीर जो है वो खेल ही शुरू से अपीयरेंसेस का खेल है। कश्मीर इज़ अ वेरी वेरी डिसेप्टिव एंड लेयर्ड प्लेस। मतलब ना, कश्मीर का आप इतिहास भी गौर करेंगे तो इतनी आसानी से समझने वाली चीज़ नहीं है। तो अगर अभी जो स्थिति अगर आप देखिए हम 2 ट्रैक्स पर बात करते हैं, एक तो मिलिटेंसी का ट्रैक और दूसरा आम जनता के सेंटिमेंट का ट्रैक। आम जनता के अंदर अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पर जनता के अंदर बीच में रेडिकलाइजेशन है। पोस्ट 370 जो है, चूँकि सरकार की सख्ती ज़्यादा रही, इसलिए जो, और कई सारी मतलब कहते हैं ना मेजर्स वगैरह रहे, इंटरनेट लॉकडाउन, सिक्योरिटी लॉकडाउन, इसलिए लोगों ने अपनी एक स्ट्रैटेजीज़ बदल दी हैं। इसको कहते हैं, मतलब आप सर्वाइवल टैक्टिक्स भी कहते हैं, बिकॉज कश्मीरी सोसाइटी शुरू से एक सर्वाइवलिस्ट सोसाइटी रही है। इतने वहाँ पर आक्रांता आए और सब कुछ रहा, तो इसलिए एक सर्वाइवल टैक्टिक्स के तौर पर कई सारी चीज़ें अब बहुत पीछे छुप करके होती हैं, लेयर्स में होती हैं। तो स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी, जैसे कि मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी, जमात की आइडियोलॉजी, इंक्लूडिंग नेटवर्क्स, वो तक भी आपको सोसाइटी में अलग अलग जगह, ख़ासतौर से यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वो फैलाव आपको नज़र आएगा वहाँ पर, अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे उसको। तो एक तो वो चीज़ चल रही है। उसके अलावा जो यंगस्टर्स हैं, अगर आप उनसे आप बात करेंगे तो वो यंगस्टर्स ये ज़रूर कहेंगे कि ठीक है साहब, हम मिलिटेंट नहीं बनना चाहते क्योंकि मिलिटेंट की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है, 1.5 साल में मारा जाता है। लेकिन हाइब्रिड मिलिटेंट बनने से कोई एतराज़ नहीं। अच्छा, हाँ, हाइब्रिड मिलिटेंट क्या है? हाइब्रिड मिलिटेंट वो होता है कि ये एक नई स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान की जो आपका 370 हटने के बाद उन्होंने इख्तियार की। इसमें ये है कि एक कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान में बैठा होगा कोई, वो वहाँ का कोई उनका फ़ौज का कोई मेजर साहब हो सकता है, कोई कैप्टन साहब, या XYZ कोई किसी तंजीम का बंदा, उसकी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं है, और वो कश्मीर में 70-80 लोगों के साथ अपना कॉन्टैक्ट रखे हुए राब्ता। कोई एक ऐसा आदमी जो दिन में कोचिंग में पढ़ा रहा है, या यूनिवर्सिटी में कहीं कुछ प्रोफेसर है, कुछ है, उससे एक कॉन्टैक्ट है, आपको पता है कि आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन उसका है। उसके बाद आप उसको एक टास्क देते हैं कि भाई फ़ला जगह जाओ, आपको ये वेपन मिलेगा, वहाँ पर कोई डिलीवर कर देगा, और वेपन लेकर के आप ये एक वारदात जो टेररिस्ट एक्टिविटी है इसको अंजाम दे करके आ जाओ। इस ऑपरेशन को, किसी को किल करना हो, टारगेट किलिंग हो, XYZ, या ग्रेनेड ड्रॉप करना हो, वो आ करके फिर वो वेपन ड्रॉप करके अपनी लाइफ रेज्यूम कर लेगा।
एज ए टीचर इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, या फिर कहीं लेक्चरर, या कहीं किसी सरकारी इदारे में कुछ काम करने वाली। OGWs अलग हैं। OGWs ऑपरेशंस में कम डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते। OGWs जो हैं वो खुद जाकर के गोली चलाने का काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो तो करेगा तो फिर उसको तो एक तरह से आउट होने वाली बात हुई। तो OGWs जो है वो चीज़ें फैसिलिटेट करेगा, शेल्टर देगा, सामान इधर से उधर पहुंचाना और तरह की चीज़ें, उसमें मतलब कहीं उसका बड़ा एक ब्रॉड और व्यापक काम है OGW का। और अब OGWs का भी स्ट्रक्चर इन्होंने बदल दिया है। पहले जो OGWs थे ना, जो आइडेंटिफाइड थे, मतलब जिनको कभी भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती, पुलिस उनको सारे आइडेंटिफाइड OGWs को बुलाती, उनको राउंड अप करती, उनसे सवाल करती और कहीं कुछ चीज़ें निकल आती थी। और उन OGWs को ओवरऑल चीज़ों का पता होता था कि उस पार क्या हो रहा है, आगे प्लान्स क्या है। अब ये चीज़ें स्ट्रक्चर नहीं है। अब आपके जो है ना पुराने OGWs जो है उनको अबैंडन किया जा चुका है। या तो आपको वो OGWs मिलेंगे जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, या फिर वो ऐसे लोग मिलेंगे जो जेलें तो काट चुके हैं पहले और जिनका कन्विक्शन है मगर काफ़ी टाइम से डॉर्मेंट थे, साइलेंट थे, या फिर यंग लड़के लड़कियां, बच्चे 13 साल 14 साल के 16 साल के लड़के लड़कियां जो हैं उस तरह से। और उनको भी ऑपरेट कैसे किया जाता है कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, प्योरली नीड टू नो बेसिस के ऊपर कि आपको सपोज लेट्स से आपको लाल चौक वाले एरिया के अंदर आप काम कर रहे हैं, श्रीनगर लाल चौक, तो यहाँ पर आपको कुछ सामान दिया, उस एंड तक आपको डिलीवर करना है, उसको सिर्फ इतना पता होता है कि ये दिया है और वहाँ देना है, उसके आगे पीछे क्या हो रहा है वो उसको कुछ नहीं पता। तो पॉइंट टू पॉइंट कुरियर से चलते हैं अभी, है ना। और तो इसलिए जो पुराने OGWs थे, जो आइडेंटिफाइड थे, जो एज ए डबल एसेट्स भी काम करते थे, एजेंसीज़ के साथ भी थे, इनके साथ भी थे, जिनकी वजह से कई बार मिलिटेंट्स पकड़े जाते थे, एनकाउंटर्स होते थे, वो अब नहीं है। और उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ रहा है कि क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस आनी बंद हो गई है। और ये जो नए जो टेररिस्ट आ रहे हैं इनका एक डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। खैर चलो ये तो लिटिल डाइग्रेशन, इस पर हम और डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन मैं बात कर रहा था सेंटिमेंट की, तो वो सेंटिमेंट है यूथ में पर्टिकुलरली। अब ये यूथ जो है देखिए धीरे धीरे जो डायस्पोरा जो है सारा का सारा बाहर, उससे भी ज़्यादा कनेक्शंस अब इस्टेब्लिश कर रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल लेवल पर जो सेंटिमेंट है अभी कश्मीर में, देखिए एक तो रेडिकलाइजेशन का, इस्लामिज़म का, वो तो है ही, ठीक है, वो पहले भी था, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर भी आपको ग्रोथ दिखेगी बड़े सेलेक्टिव वे के अंदर। दूसरा जो है कश्मीर का एक इंटरनेशनलाइजेशन वाला फेज़ आप देख रहे हैं अभी जो ना इधर से। अच्छा। जो कश्मीर, बिकॉज जो घटनाएं वेस्ट एशिया में हो रही हैं, जैसे अभी जो ईरान और इनका जो युद्ध चल रहा था, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट कश्मीर पर हुआ है। आज का जो कश्मीरी जैसे जो यूथ है, जो सोसाइटी वहाँ पर पर्टिकुलर जो एजुकेटेड यंगस्टर्स हैं, वो बड़ा रिलेट करके बात करता है, बड़े उस कॉन्टेक्स्ट में बात करता है ना। वो एक अलग डेफिनेटली विषय है, उस पर भी अगर आगे हम डिस्कस कर सकते हैं कि उस वॉर का क्या इम्पैक्ट है वहाँ के सेंटिमेंट के ऊपर। बट कश्मीर में इस वॉर को लेकर के एक बहुत मैसिव सेंटिमेंट है ईरान के फेवर के अंदर, अक्रॉस शियाज एंड सुन्नीज। और उसका एक रिलीजियस एंगल भी है और एक इंटेलेक्चुअल एंगल भी है। मतलब देखिए यहाँ पर मैंने कहा ना, चीज़ें बड़ी लेयर्स में है। प्रॉब्लम ये कि ये इस्लाम के अंदर भी ये चीज़ है, एक ट्रैक रिलीजन का चलता है और उससे ओवरलैप करता हुआ एक ट्रैक पॉलिटिकल का चलता है। तो आप अगर किसी चीज़ को रिलीजियस ट्रैक पर लेके जाते हैं, अगर आपको एक्सट्रीमिज्म को छुपाना है, तो आप उसमें तुरंत जो है एंटी कॉलोनियलिज्म, आपका जो है ना ह्यूमन राइट्स, वो सारे एंगल दे करके आप उसको अच्छा कवर दे सकते हैं। तो ये इसलिए इनमें चीज़ों को बड़ा डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में जाएं, आप गांधरबल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएँ, और या अन्य किसी साउथ कश्मीर में किसी कॉलेज वगैरह में जाएँ, वहाँ पर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं कश्मीर के अंदर। वहाँ यंगस्टर से आप बात करेंगे तो वो आपसे जनरली बात करेंगे, साहब एंटी कॉलोनियल है, ईरान वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, मल्टीपोलरिटी की बात आ रही है, वेस्टर्न हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है, बड़ा उसको लिए सपोर्ट वो करेंगे। लेकिन पीछे सेंटिमेंट और है, आप सब पीछे सेंटिमेंट्स डिफरेंट है क्या? तो इस तरह की चीज़ है। तो वहाँ पर एक ये यूथ में ये सेंटिमेंट मिल रहा है, तो ये डायस्पोरा के साथ जो है बड़ा कनेक्ट कर रहा है, जो कश्मीरी या फिर जो आपका जो मुस्लिम्स इन द वेस्ट हैं उनके साथ कनेक्ट कर रहा है। तो नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर भी जो है एक बड़ा एक उस लेवल पर चीज़ें चल रही हैं। यहाँ से डोनेशन भी काफ़ी गया है। यस, डोनेशन जो है ना, अभी मैंने उसके बारे में मैंने बात की थी कई लोगों से। तो जो ये खामेनाई की डेथ के बाद मैसिव सपोर्ट लोगों का निकल करके आया, मैसिव सपोर्ट, लोग सड़कों पर निकले। हम यहाँ पर ये क्या नोशन बैठ गया था कि सब कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई है। ये तो आप भी जानते हैं, सब जगह ये डेटा आ रहे थे और सही भी थे। तो हम लोग बिल्कुल एक कहते हैं ना, एक कॉम्प्लेसेंसी के अंदर आ गए थे कश्मीर में, अब मोबिलाइजेशन नहीं होगा, स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई है। मगर आप सोचिए, खामेनाई की उसकी डेथ के बाद जो है हज़ारों लोग सड़कों के ऊपर,
ऐसे सड़कों पर निकले कि पुलिस व्यवस्था फेल हो गई कई जगहों के ऊपर। क्या पथराव हो रहा है बुरी तरीके से, बडगाम, बांदीपुरा, श्रीनगर मेन सिटी के अंदर पथराव हुआ ना, कारगिल के अंदर। ये कई बातें जो है यहाँ पर अलग तरीके से प्रोजेक्ट की जाएंगी कि यहाँ पर जो है आपका वहाँ पर ऐसा पथराव नहीं हुआ, ये एक शांतिपूर्ण जुलूस थे, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एंटी इंडिया नहीं है, इसलिए इंडिया को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये प्योरली एक रिलीजियस सिंबलिज्म है। लेकिन नहीं, आपको इनके पीछे जा कर के देखनी पड़ेंगी चीज़ें। और मेरा तो कई पुलिस अफसरों से मेरी बातचीत हुई, मैं ऐसे अफसरों से भी मिला जिनको पत्थर लगे और पत्थर के निशान भी उन्होंने मुझे दिखाए, ठीक है। अच्छा। तो वो बड़े डिस्टर्ब थे इन चीज़ों से कि ऐसा क्यों हो गया। तो ये क्यों छुपाया जा रहा है? छुपाने का तो देखिए बात ये कि फिर कहीं ना कहीं एक नैरेटिव भी, तो आप जो नैरेटिव प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उसमें डेंट आता है ना उसके अंदर ये चीज़ें। और शायद ये है कि ऊपर जो फीडबैक जाता होगा, देखिए एक फीडबैक का एक चैनल होता है जनरली कश्मीर के अंदर। क्या नीचे ग्रास रूट्स लेवल पर सबसे अच्छा जिसका इंट होता है वो है JKP, जम्मू कश्मीर पुलिस का, क्योंकि वो लोग लोकल हैं। तो इंट उन लोगों का सबसे अच्छा होता है, वो लोग पल्स समझते हैं ये। फिर हमारी सेंट्रल एजेंसीज आ जाती हैं जिसके अंदर IB है, रॉ है। अब इनका रॉ का थोड़ा सा वहाँ पर स्कोप बड़ा एक लिमिटेड है, वो मोस्टली फॉरेन एस्पेक्ट से ज़्यादा डील करते हैं। बट IB का बड़ा एक व्यापक स्कोप है, IB शुरू से डील करती आ रही है कश्मीर के अंदर। लेकिन IB की ब्लंडर्स और गलतियाँ, उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ आपको, तो सब जानते हैं कैसे ऐसे शुरू से क्या रहा, उनका पूरा सिस्टम क्या रहा है। तो नीचे उनका एक जो बेस है चीज़ों का, वो एक पहली बात तो वो इतना इफेक्टिव है नहीं रही है। दूसरा, जो लोग उनको फीडबैक देते हैं आकर के, वो सब ड्यूबियस टाइप के लोग हैं आकर के, और वो आपको टोपी पहनाते रहते हैं आकर के। और उनका जो स्ट्रक्चरिंग है IB के अंदर, टॉप लेवल पर जनरली एक IPS ऑफिसर वहाँ पोस्ट होता है जो बाहर से आता है, जिसका आप किसी स्टेट के अंदर आप कभी कोई डिस्ट्रिक्ट चला रहे हैं, कोई IG हैं क्या है, उसके बाद आप IB में चले जाते हैं, तो आप जिन असाइनमेंट्स पर लगते हैं तो वो आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं, आपको उस तरह की कॉन्फ्लिक्ट जोन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो नीचे जो अफसर्स आते हैं, कोई राजस्थान का है तो कोई MP का है, कोई गुजरात का है, जिसको लैंग्वेज कल्चर का कुछ आइडिया नहीं है, वो वहाँ पर जाता है, उसको उसका जो प्रीडेसेसर था वो पुराने एसेट्स दे देता है कि ये आपको खबर देंगे। वो सारे के सारे आइडेंटिफाइड लोग हैं, उनको पता है कि क्या फीड करना है जिससे पैसा मिलता रहेगा, और सारा जो है ना मिसलीडिंग करते रहते हैं। जब तक वो उसको समझता है उस कॉन्फ्लिक्ट को, तब तक उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। अभी तो ये अजीत डोवाल जैसे इतने महान जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहे, डायरेक्टर भी रहे, और अभी तो वो और भी उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, तो वो उनको नहीं पता है कि ये किस तरीके के लोग हैं जो वहाँ पे जा रहे हैं या सदियों से काम कर रहे हैं वहाँ पे कश्मीर में। तो किस तरीके की इन्फॉर्मेशन फीड की जा रही है ऐसे लोगों को, IPS ऑफिसर्स या और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है और कोई इंटरेस्ट भी नहीं है शायद। हाँ, इंटरेस्ट आप कह सकते हैं हायर लेवल के ऊपर, बिकॉज देखिए इंटेलिजेंस एक ऐसा काम है जो 24/7 आपका अटेंशन मांगता है। तो ये मेरा अजम्पशन तो यही होगा ना इसमें कि भाई कश्मीर हमारे लिए तो सबसे सेंसिटिव, सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। तो जो देश के सबसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के और इंटेलिजेंस में सबसे पीक पे जो काम करने वाले लोग हैं, एबिलिटी के लोग हैं, टैलेंट के लोग हैं, उनको भेजा जाता होगा। बट द वे यू आर डिस्क्राइबिंग, इट्स कम्प्लीटली नॉन सीरियस काइंड ऑफ अप्रोच। ऐसा बिकॉज हमारे ब्लंडर्स बहुत रहे। देखिए जैसे डोवल साहब की आपने बात की, तो डोवल साहब का थोड़ा सा एक एक्सपर्टीज़ रहा है कश्मीर का, जो ना वो शुरुआत पहले भी थे। उनका क्या स्टाइल बड़ा डिफरेंट था, उनका वो पर्सनल इनिशिएटिव लेते थे, और वो उनका है ना, मतलब वो दफ्तर में बैठने वाले इंसान नहीं थे। तो वो जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी आपने उनके किस्से सुने होंगे कई सारे, कश्मीर में भी था, तो निकल जाते थे जा करके और लोगों से बात करना। और डोवल साहब का और दुलत साहब का फ़र्क ये था कि डोवल साहब की जो है ये जो NC वाला जो सेगमेंट है ना, अब्दुल्लाज, उनसे उनकी बनती नहीं थी, ठीक है। अच्छा। वो दुलत साहब के उसमें सर्किट में थे, ठीक है। अच्छा। तो बाकी डोवल साहब का एक उनका अपना ग्रास रूट्स पर अपना नेटवर्क है। बट आज वो NSA हैं, NSA के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो उस तरह से एक एक सोर्स से बात करना, ये करना, नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ ऑब्वियसली, मतलब वी कांट एक्सपेक्ट कि ही विल बी रनिंग हिज ओन इन्फॉर्मेंट्स देयर। डेफिनेटली उनका एक वो स्ट्रांग होल्ड है, अभी भी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई वो कम से कम इतना तो इंश्योर उन्होंने, मतलब जो एक्सपेक्टेशन है वो तो ये होगी ना कि वो इतना इंश्योर करें कि वहाँ पे सबसे काबिल लोग भेजे जाएं। ऐसे ही किसी भी IPS को ना भेजा जाए जिसको कुछ पता ही नहीं है। और आप कह रहे हैं ये हो रहा है। ये देखिए जनरली ये ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज हैं, मैं आपको क्या बताऊं इन सब के बारे में, जो ना से इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, और ये बहुत अलग, बहुत फंडामेंटल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं ये, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जमात इस्लामी, ठीक है। अब जमात क्या है,
जमात इंजन ऑफ टेररिज्म इन साउथ एशिया है, ठीक है, पूरा का पूरा। जमात को जो है, इनफैक्ट जो अराक्ची जो कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी जमात को अपनी पीएचडी थीसिस के अंदर बोला है कि इट इज़ लाइक द मुस्लिम ब्रदरहुड ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। जमात इस्लामी वाज द कोर मेन फोर्स बिहाइंड आपका सारा जो एंटी स्टेट जो एजिटेशन हुआ बुरहान वानी के एनकाउंटर डेथ के बाद, वो मेन इंजन थी। कई सारे टेररिस्ट उसमें से निकले हैं। उनका हार्ड कोर मतलब जो कहता है ना, आप जो न्यूक्लियर कोर जो होता है सेपरेटिज्म का, वो जमात इस्लामी। आज जमात इस्लामी को फिर स्पेस दिया जा रहा है। जमात इस्लामी के लोग इलेक्शंस में खड़े हुए, ठीक है, उनके पुराने लोग थे, उनको पीएसओ, सरकारी गाड़ियाँ, भाई क्यों स्पेस दिया जा रहा है? अब ये स्पेस जो मिल रहा है तो कहीं ना कहीं पीछे जो एजेंसीज हैं उन्हीं की मेहरबानी से तो मिल रहा है। ये काम ऐसे तो होता नहीं है ना। तो ये अभी तो ये चीज़ शो करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक है। भाई आप किस चीज़ को आप अभी तक समझे नहीं क्या? इतने साल हो गए जो है, जो कहते हैं जो सारी एंटी नेशनल फोर्सेस जो हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट करती रही, अगर अब भी कोई गुंजाइश रह गई है इनको स्पेस दे के कुछ करवाने की, तो मुझे लगता है कि शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इन कॉन्फ्लिक्ट की बहुत पुअर अंडरस्टैंडिंग है। अभी कुलगाम में जमात के एक पुराने आमिर की डेथ हुई थी, ठीक है, जो 2 बार उसका चीफ रह चुका है। वहाँ आपको पता है क्या नारे लगे? ये तो बहुत रिसेंट बात है, पिछले हफ्ते की बात है ना, हफ्ते भर की बात है। वहाँ नारे ये लगे, जमीयत जिंदा है, तहरीक जिंदा है जेलों में। अब ये नारे तो सेपरेटिस्ट नारे हैं। अगर जमात को हमने बैन कर दिया और जमात को भी मेन स्ट्रीम किया जा रहा है, उसके बाद भी अगर जमात के लोग ये नारे लगा रहे हैं, तो फिर आप बताइए, मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि उनके इंटेंशन सुधर गए? वो सर्वाइवल मोड में है बेसिकली, वो जो है, ठीक है, ऊपर से ज़ाहिरा तौर पर कुछ ऐसे नहीं कर रहे, लेकिन ये जो बैंड जिनका जो फेज़ है उसमें जमात कंसोलिडेट कर रही है ग्रास रूट्स पर, और बड़े ऑर्गेनिक तरीके से कंसोलिडेट कर रही है। और उनके साथ अभी तो एक चीज़ और है कि साहब बैन लगा रखा है तो ये विक्टिम है ना, तरह से, तो वो सपोर्ट और सिंपैथी इनको और मिल रही है। और ये ग्रास रूट्स लेवल पर अपना कैडर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आजकल ये लोग वैसे नहीं घूमते अपना वो पूरी दाढ़ी वाड़ी लगा करके मौलवी टाइप, वैसे नहीं। अब इनके बड़े कैमोफ्लाज तरीके से जो है अपना नॉर्मल रूटीन शर्ट पैंट वगैरह, आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कहीं टाई लगाए हुए अच्छे सूटेड बूटेड लोग भी आपको मिलेंगे। जो बट ये तो मॉडस ऑपरेंडी है ही ना जमात का, कि वो तो हर इंस्टीट्यूशन, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में घुसे हुए हैं। ओपन डोमेन में था पहले, जब ये जमात बैंड नहीं थी ना, तब आपको ओपन जमात के लोग जो है तरह से जाना आना पूरा, हाँ, मतलब बिल्कुल अपने नाम के साथ में। आज चूंकि बैन है इनके ऊपर, तो इसलिए ये उस तरह से नहीं कर रहे, लेकिन जो ग्रास रूट्स लेवल पर जो कंसोलिडेशन इनका जो चल रहा है ना, वो बड़ा स्ट्रांग चल रहा है। और तो सर ये बताइए कि बैन होने और ना बैन होने में इफेक्टिवली ऑन द ग्राउंड क्या अंतर है? ये तो स्ट्रैटेजी भाई, देखिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं ना, उन पर आप एक बैन लगा के कुछ नहीं कर सकते। मेरी जो फर्स्ट बुक है रेडिकलाइजेशन इन इंडिया एंड एक्सप्लोरेशन, उसके अंदर मैंने एक 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी सजेस्ट की है कि जमात, मुस्लिम ब्रदरहुड, पीएफआई, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस जो होता है ना, उनमें बैन तो आखिरी स्टेज है आपका। आप अगर शुरुआत में बैन लगाएंगे तो उनका तो एक सीधा मोडस ऑपरेंडी है, इनको आप हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर कह दीजिए, वो या तो किसी और फॉर्म में आएगा, या फिर जो है कुछ वो अपना दिखाने के लिए रखते हैं कुछ ऑफिसेज, वहाँ पर कुछ पैसा उनको आप सीज कर लेंगे रेड्स वगैरह के अंदर, एक खाना पूर्ति हो गई, जो कि ये चीज़ अफसरों को सूट करती है। क्योंकि अगर आपको इनको रूट एंड ब्रांच डिस्ट्रॉय करना है इन ऑर्गेनाइजेशंस को, तो उसके लिए बड़ा मेहनत का काम है। आप पहले इनका पेनिट्रेशन देखिए, किन किन इंस्टीट्यूशंस में है, कौन से इदारों में है, वहाँ से आपको इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, वहाँ से आपको इनको हटाना पड़ेगा, कई बार लीगल तरीकों से, कई बार कोवर्ट तरीकों से। आपको इनको, अगर आपको नॉर्मल लीगल फ्रेमवर्क में रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आपको दूसरी स्ट्रैटेजी जैसे कैपोन स्ट्रैटेजी वगैरह जो पहले यूज़ होती है, उस तरह से इनको टारगेट करना पड़ेगा। और जब ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल आपको लग गया कि इनके सारे नेटवर्क्स, मॉड्यूल्स कंप्लीटली डिसफंक्शनल और डिफंक्ट हो चुके, उसके बाद आप इनके ऊपर आप बैन लगाएं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि होगा, और वो भी ये, उसमें भी एक आपको जो है ना स्मोक्स एंड मिरर्स की स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी। कहीं आपको इनको पता नहीं लगना चाहिए कि आपका अगला कदम क्या है, और उसमें कहीं एलिमिनेशन भी होगा, आपके ऑफ हैंड टैक्टिक्स भी होंगी। तो बैन तो बिल्कुल अंत में आना चाहिए। अगर आपने तो पहली बार ही बैन लगा दिया, सारे वैसे ही अंडरग्राउंड हो गए, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो आपका एक इट्स अ नॉन स्टार्टर। मतलब पहले ही आपने अपना सारा जो है बैन लगा करके ये जाहिर कर दिया कि हम तो आपके अगेंस्ट है और हम क्रैकडाउन करने वाले हैं। तो अगले क्रैकडाउन हो ही नहीं पाता, क्योंकि वो सारे
उसको छुप पता जाते लग हैं। गया ना, उसको आपका सारा गेम प्लान पता है। और ये कोई ऐसे छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस थोड़ी हैं, इनके तो ग्लोबल नेटवर्क्स हैं। जमाते इस्लामी का अमेरिका के अंदर वेस्ट में गजब का एक स्प्रेड है, वहाँ पर इनके एफिलिएट्स हैं, डायस्पोरा से कनेक्शंस हैं, वेस्ट एशिया में बड़ी बड़ी चैरिटीज़ हैं उनसे कनेक्शंस हैं, पाकिस्तान में उनसे कनेक्शंस हैं, जमाते इस्लामी कश्मीर और आपका बांग्लादेश के अंदर जमाते इस्लामी है, पाकिस्तान जमाते इस्लाम, इन सब के बीच बड़े डीप रूटेड कनेक्शंस हैं इन लोगों के बीच में। फिर एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि जो है अभी मतलब वो साइलेंस वाली बात, तो साइलेंस यस, पब्लिक सेंटिमेंट क्या है उसके ऊपर साइलेंस है, बिकॉज हमें ऊपर दिख रहा है कि हर आदमी भारत माता की जय कर रहा है, हर आदमी बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, बट ग्रास रूट्स लेवल पर सेंटिमेंट दूसरा है। उस सेंटिमेंट के अंदर एक और चीज़ ऐड करती है कि करप्शन थोड़ा सा काफ़ी उसका एक प्रॉब्लम एक दिखने में आ रही है वहाँ पर। गवर्नेंस इम्प्रूवमेंट इतना खास नहीं है, मतलब जो है ना गवर्नेंस को लेकर के इश्यूज हैं, प्लस ये कुछ जो कश्मीरीज परसीव कर रहे हैं, मैं वो बता रहा हूँ आपको। ये करप्शन जो है, करप्शन की बात तो मैं मानता हूँ कि उसमें अगर ऑब्जेक्टिवली भी आप मुझसे पूछेंगे तो करप्शन की समस्या है, खासतौर से ब्यूरोक्रेसी की, एरोगेंस की और करप्शन की समस्या बड़ी गंभीर समस्या है कश्मीर के अंदर। आप जाते हो कश्मीर तो आपको बताना चाहिए कि ये सिर्फ उनकी समस्या नहीं है, ये हर एक राज्य की समस्या है। Yes. ठीक है, लेकिन कश्मीर में ये समस्या मतलब इसका डायमेंशन अलग हो जाता है, ये एक रीजन बन जाती है एंटी स्टेट एंटी इंडिया जो है ना वो करने के लिए। बाकी ये समस्या हर राज्य की है, एक्सट्रीम ब्यूरोक्रेटिक एरोगेंस और करप्शन। ये कश्मीर में क्या है, देखिए जो आपका मध्य प्रदेश गुजरात में जो सो कॉल्ड एसपी साहब है, जिनको 3-4 गाड़ियां या 2 पीएसओ मिलता है, वहाँ पर वो एकदम गवर्नर के बराबर उनका प्रोटोकॉल हो जाता है सर से। कई सारी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, बड़े बड़े किलेबंदी किए हुए घर, 30-40 आदमी, और एक ऐसी जनता जो कहता है ना बिल्कुल बात ही ऐसे शुरू करती है, मेरे हुजूर, मेरे बादशाह, मेरे रहबर, बात ही उससे शुरू करती है क्या। और दुनिया भर की रिश्वतें फिर, जिसमें कालीन, अच्छे अच्छे जो है आपके ड्राई फ्रूट्स और दुनिया तमाम तरह की अयाशियाँ भी जो है वो चलती रहती हैं। लेकिन ये समस्या कश्मीर के अंदर क्या, फिर जब सेपरेटिस्ट जो हैं, जब जिहादी एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं ना लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, तो उसमें एक ये बड़ा एक बहुत ही जेन्युइन एक्सक्यूज़ बन जाता है लोगों को मोबिलाइज करने का। दूसरा जो है, ये बात तो थी देखो ऑब्जेक्टिवली, तो इसके बारे में, करप्शन के बारे में तो ऑब्जेक्टिवली मैंने उस पर एग्री किया, लेकिन अब दूसरे जो नैरेटिव के पार्ट हैं, वो जो है जो सेपरेटिस्ट लोग हैं, कई जो कश्मीरी सेगमेंट्स हैं, वो इस बात को कहते हैं। उस बात, अब वो क्या बात है कि साहब एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर सारे जो हैं नॉन कश्मीरीज डोमिनेट कर रहे हैं, हमको नहीं दिया जा रहा, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं आपके बिजनेस के और भी कई सारे, वो सारे बाहर वालों को मिल रहे हैं, स्टेट के बाहर वालों को। अब इस चीज़ के बारे में आप मुझसे पूछेंगे तो अगर मैं ऑब्जेक्टिवली कहूँ तो ये उनका ज़्यादा एक कहते हैं ना प्री ऑक्यूपेशन से ये सारी चीज़ें आ रही है, उनके नोशंस हैं इस तरह के, जो इतनी ईमानदारी नहीं है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि यहाँ पर दोगलापन साफ दिखता है। देखिए वहाँ पर अगर कोई मुसलमान बाहर से जाते हैं, रोहिंग्या जाता है वहाँ पर, तो उससे मैंने कभी किसी कश्मीर को उस पर एतराज़ करते हुए नहीं देखा। कई सारे जो आपको, एक तो पूरा गाँव है जो जिसका नाम ही कुछ बिहारपुर ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा कुछ कोई विलेज है जहाँ पर बहुत सारे बिहारी वहाँ पर वर्षों से आके सेटल हो गए से, और वो सारे छोटे मोटे लेबर के काम वो करते हैं, उससे किसी को कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि वो मुस्लिम्स हैं। तो मेन प्रॉब्लम है कि भाई रिलीजन का इशू है, कि नॉन कश्मीरी हो लेकिन अगर उसका रिलीजन मुस्लिम नहीं है, इस्लाम नहीं है, तो उससे समस्या है, बाकी कोई ज़्यादा समस्या नहीं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि थोड़ी सी मक्कारी इसके अंदर ज़रूर है, बट ये चीज़ भी उनके अंदर एक परसेप्शन क्रिएट कर रही है कि स्टेट हम पर जुल्म कर रहा है। तो इस्लाम के अंदर क्या है, पूरा इस्लाम जो है ना रिलीजियस सिस्टम एग्जिस्ट करता है टू हेल्प द मुस्तज़फ़ीन, मतलब जो ऑप्रेस्ड लोग हैं उनकी मदद के लिए और लड़ाई करने के लिए उनके हक में, ये एक नैरेटिव दिया जाता है। और इसका इस्लाम के अंदर बड़ी एक बहुत ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस है, मतलब जो है ना कि आपको मजलूम के हक में लड़ना है, ये करना है। तो ये इस तरह की सारी चीज़ें उसमें फ्रेमवर्क में फिट बैठती हैं। तो अब ये लोग मोबिलाइज होंगे, ठीक है, लोगों के सामने जब ये बात जाएगी भाई हमारी नौकरियां बाहर वाले ले गए, हमारे रिसोर्सेज बाहर वाले ले गए, तो वो जब पब्लिक सोशल अनरेस्ट होगा, ऐसे केसेस, ये सारी चीज़ें लोगों को मोबिलाइज करने में मदद करेंगी। लेकिन ये सेंटिमेंट अभी ऊपर आ नहीं रहा है। दूसरा, मिलिटेंसी के फ्रंट के ऊपर, मिलिटेंसी के फ्रंट के ऊपर आप देखेंगे तो एनकाउंटर्स अभी बहुत ज़्यादा हो नहीं रहे, ठीक है ना। कभी कभी खबर आती है कहीं का, तो क्यों नहीं हो रहे? क्या टेररिस्ट ने आना बंद कर दिया है? क्या टेररिस्ट कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं है? अब पहली बात सवाल, क्या टेररिस्ट ने आना बंद कर दिया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने देखा पहलगाम इन्होंने किया, वहाँ पर अपनी कैपेबिलिटीज़ डिमॉन्स्ट्रेट की इन्होंने। टेररिस्ट काफ़ी आए हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ज़बरदस्त इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, काफ़ी लोग इन्फिल्ट्रेट कर गए अंदर, फॉरेन टेररिस्ट बहुत सारे इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब दो चीज़ें हो रही हैं,
एक तो मैंने आपको बताया कि जैसे ह्यूमेंट अभी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, OGW स्ट्रक्चर पुराने खत्म कर दिए, नए OGWs जो हैं उनका कुछ नीड टू नो बेसिस पर सारी चीज़ें होती हैं, तो उन स्ट्रक्चर के बारे में हमें आइडिया नहीं है। दूसरा, इन्होंने जो अभी तक हुआ क्या था कि एक लंबे अरसे से हमारी एजेंसी जो है ना वो टेक इंट के ऊपर ही रिलाय कर रही थी ज़्यादा, और उसमें कामयाबी मिल रही थी उनको। लेकिन 370 के बाद जब ये कम्युनिकेशन सिक्योरिटी बैन लगे तो उन्होंने भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली, और उन्होंने ये कहा कि अब सोचा कि अब टेक इंट के भरोसे नहीं रहा जा सकता। तो उन्होंने पूरा इस चीज़ से एक नई ही रास्ता निकाला, नया रास्ता, और कहा कि एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वापस से बनाना शुरू किया। तो अब उसमें आप देखेंगे कि वो लोग मिनिमम यूज़ करते हैं इस चीज़ का। बीच में अल्ट्रा सेट्स यूज़ कर रहे थे। अल्ट्रा सेट्स का भी ये था कि वो एक डिवाइस है, चाइनीज़ डिवाइस है, अगर आप यहाँ खोलते हो तो लोकेशन फिर 20-20 किलोमीटर का, और उसमें ऐसे ऐसे डिफरेंस आता है, कभी 3 किलोमीटर का, कभी 2 किलोमीटर का, ऐसे डिफरेंस आता है। तो जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे तब तक वो गायब हो जाएगा वहाँ से। अब वो भी यूज़ नहीं कर रहे ये लोग। तो इसलिए ह्यूमेंट को लेकर के एक बड़ा जो है ना, ह्यूमेंट आ नहीं रही है। लोकल लोग सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, खास तौर से पीर पंजाल वाला जो एरिया है ना, ये डोडा, किश्तवाड़, पूंछ, राजौरी, वहाँ पर काफ़ी प्रेजेंस है, लोग घूम रहे हैं। ह्यूमेंट आ नहीं रही है, इसका मतलब क्या है? लोकल लोगों का तो सपोर्ट है उनको, तो लोकल लोगों का सपोर्ट है, इसका मतलब सेंटिमेंट भी उस तरफ है ना। तो अब ये ह्यूमेंट नहीं आ रही है, इसके अभाव में हमें ये पता ही नहीं कि नंबर क्या है। कंजर्वेटिव एस्टिमेट कहता है, जो मैंने वहाँ पर देखा और जाकर के मतलब लोगों से बातचीत करने के आधार पर, कम से कम 90 तो हैं ही, और ये आंकड़ा फॉरेन टेररिस्ट का 100 से ऊपर का हो सकता है। और बाकी लोकल टेररिस्ट जो 35-50 मान के लीजिए, या अब तो हाइब्रिड सारा फिनोमिनन है, तो वी डोंट नो मतलब कि कौन क्या है, क्या जैसे किस वक्त क्या अंजाम दे दे। तो अब ये परेशानी है कि देखिए, आपके पास इस तरह के जो टेररिस्ट है वो क्या प्लान कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं उसमें। कुछ मामलों में तो वो डेलिबरेटली कॉन्टैक्ट कर ही नहीं रहे, हो सकता है कुछ लंबी प्लानिंग है, या कुछ कई बार दिखाने के लिए कुछ छोटे मोटे कॉन्टैक्ट्स, इंसिडेंट, जस्ट टू कीप द पॉट बॉइलिंग, वो चीज़ वो कर रहे हैं जिसके अंदर, और वो भी बड़े टफ टेरेन वाले एरियाज़ में कर रहे हैं। जो पीर पंजाल वाला एरिया है ना, जहाँ पर जंगल बहुत हैं, ग्रेडियंट बहुत हाई है उसका, तो वहाँ पर ऑपरेशंस बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। आप इतने जंगल में छुपाए, आप उसको कैसे मारेंगे? तो हमें अपनी स्पेशल फोर्सेस भेजनी पड़ रही हैं, स्पेशल फोर्सेस की भी कैजुअलिटी हो रही है, तो इससे एक मोरल डाउन होता है फौज का, और वो उसको बड़ा ऑप्टिक्स के तौर पर दिखाते हैं कि देखिए हमने ये मार दिया, वो कर दिया। तो अब ये अगर वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, और एक बड़ा एक लॉट जो है फॉरेन टेररिस्ट का वो आ करके चुपचाप अलग अलग जगह कंसोलिडेट कर रहा है, रेडियो साइलेंट हो करके, तो प्रश्न ये उठता है कि लॉन्ग टर्म एम क्या है? लॉन्ग टर्म एम कई हो सकते हैं। मैंने अभी, मुझे एक सैफुल्ला करके वहाँ टेररिस्ट था जिसका एनकाउंटर, पाकिस्तानी टेररिस्ट था, कुछ महीनों पहले ही हुआ है, छतरू फॉरेस्ट में, वो ऑपरेशन तराशी जो था वहाँ पर, उसका एक कॉन्वर्सेशन सुनने का मौका मिला, ठीक है ना। अपने दो साथियों के साथ बात कर रहा था, हालांकि बहुत ही डिस्टर्बिंग नॉइज़ वगैरह थी उसमें, बट उसमें कई सारी चीज़ें उसके कॉन्वर्सेशन से मैंने पिक की। अब देखिए वो क्या बात कर रहा है ना, वो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है सब, उसमें एक जगह कहा कि इनका मोराल बहुत डाउन है फ़ौज का, हमने इतने लोग मार दिए, हमने 50 लोग मार दिए, 60 लोग मार दिए सर से, ये और जो टफ एरियाज़ हैं उसमें आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, हमने पैरा स्पेशल फोर्सेस की किलिंग की है, गोरखा फोर्सेस को वो किया है, और क्या एक और फोर्स कुछ बताई थी उनकी, जो हिंदुस्तान की कहते हैं ना प्राइड है से। तो इसलिए आप लोग अपना हौसला बुलंद रखें। और यहाँ पर बड़ा एक कन्फ्यूजन है, वो कह रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी तादाद 50 है, कुछ लोग कहते हैं हमारी तादाद 100 है, कुछ कहते हैं 100 से ज़्यादा है, लेकिन ये तो आपको और हमको ही मालूम है हमारी तादाद कितनी है। तो ये एक एम्बिग्यूटी वो डेलिबरेटली मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम मान के चल सकते हैं कि 100 या 100 से ऊपर तो होनी चाहिए तादाद ना। एक फिगर जो है ना, रफली आप कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लें तो 90 to 110, 120 का तो आप मान के चलिए। फिर एक जगह वो क्या कहता है कि आप जो है अटैक करिए क्या से, क्योंकि आप जितना डरेंगे या बचेंगे उतने जो है ना ये आपके सर पर चढ़ेंगे, हावी होंगे। आप अटैक करेंगे तो ये आपसे डरेंगे, फौज उन इलाकों में जाने से बचेगी। इसका मतलब ये कि कुछ कुछ अटैक्स ये डेलिबरेटली ऐसे करेंगे अपना एक डोमिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए। भाई आपने कुछ ऐसे हार्डकोर एम्बुश कर दिए, आईईडीज़ लगा दिए टफ टेरेन के अंदर, जहाँ पर कुछ ज़्यादा किलिंग्स हो गई फौज की, तो उससे क्या फिर एक मोरल डाउन होता है ना, तो एक साइकोलॉजिकल फियर एस्टैब्लिश करने की उम्मीद से भी ये जो है वो अटैक्स करेंगे। लेकिन वो एक ऊपरी कवर होगा, पीछे जो होगा प्लान, उन अटैक्स का पर्पस इतना सा होगा कि वही फौज को आप डिस्टेंस पर रखें, और एक कहते हैं ना मोरल हमारा अप रहे, पब्लिक का अप रहे, और उनका डाउन होता जाए। और उसकी आड़ में जो असल काम है वो करना है। अब असल काम क्या है? कॉन्टैक्ट ना एस्टैब्लिश करके
ग्रास रूट्स लेवल पर लोगों से मिलो, कन्विंस करो और एक मैसिव रेजिस्टेंस के लिए लोगों को तैयार करो। जो ये बात वो कह रहा है उसके अंदर कि आप चिंता मत करिए, बहुत जल्दी हज़ारों लोग सड़कों पर निकलेंगे, हम ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो हज़ारों लोग सड़कों पर निकलेंगे। इसका मतलब इनका डेफिनेटली कुछ प्लान है कि एक मैसिव सोशल टाइप का रेजिस्टेंस जो है ना, अनरेस्ट, वायलेंट रेजिस्टेंस, उसको शुरू करें। और तो ये मतलब फॉरेन टेररिस्ट आके लोगों से बातें कर रहे हैं। यस, हाँ, और उनको कन्विंस कर रहे हैं 1 to 1। यस। और क्या किसी भी लोकल ने, उनको ये तो पता ही चल जाता होगा लोकल्स को कि भाई ये लोकल नहीं है, ये यहाँ का नहीं है, फॉरेन है, पाकिस्तान से आया है, तो क्या कोई भी नहीं आके बता रहा है फौज को कि भाई ये ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं हमारे साथ और ऐसे ऐसे? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर डेफिनेटली ये बात कर रहे हैं और लोकल्स इनको मदद भी कर रहे हैं, ठीक है, इधर से ये पीर पंजाल वाले एरिया के अंदर तो आप देख ही रहे हैं, मतलब एनकाउंटर्स कितने डिफिकल्ट हो गए, तो लोकल सपोर्ट भी है। उसके अलावा ये क्या, जो गुजर बकरवालों के जो झुंड चलते हैं, उसमें भी मिल करके मूवमेंट कर लेते हैं, जैसे उनको ही पैसा दे के अपना जो है काम चलता रहता है उनका, जैसे तो वहाँ भी पता नहीं चलता। जैसे ये जो सैफुल्ला था, ये कैसा, इसका एनकाउंटर कैसा था, ये ऊपर बैठा हुआ था काफ़ी हाइट के ऊपर, ओपन प्लेन एरिया के अंदर, तो एक गुजर की ढोक थी वहाँ पर, है ना, उसके अंदर ही बैठा हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जब फोर्सेस हमारी गई वहाँ पर, तो वो अंदर से जो है, पहले वो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होगा शायद, ये 2 लोग थे, तो गुजर 3 लोग थे शायद ना, तो गुजर बाहर आया तो उसको बता दिया कि भाई तू हट जाओ साइड से। फिर जो है वो वापस अंदर गया उसमें टेंट में, और वहाँ से 2 लड़कियाँ उसकी निकाल करके लेकर के आए। तो इसका मतलब लड़कियाँ भी जो है ये लोग यूज़ कर रहे थे जो भी, और फिर वो बाहर निकले तो वहाँ एनकाउंटर हो गया। इसका मतलब इनका भी सपोर्ट है इनको। और तीसरी बात ये है कि ये लोग अभी क्या, जैसे एक जो नैरेटिव चल गया है कि भाई सिक्योरिटी सिचुएशन ईजी हो गई है, तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी चेकिंग में, उन सब चीज़ों के अंदर भी चीज़ें थोड़ी लैक्स हो गई हैं। मतलब जो है ना, अब आज की तारीख में अगर कोई फॉरेन टेररिस्ट अपना हथियार ऊपर रख करके पब्लिक में ओपनली घूमता है, वो तो इजीली मिंगल कर जाएगा। वो एक नॉर्मल जो है सर से किसी पूंछ के आदमी जैसा दिखेगा, या फिर जो है नॉर्मल नॉर्थ इंडियन जैसा दिखेगा। तो वो तो अभी तो मतलब हालात ये कि रेस्टोरेंट्स में भी जाके बैठ जाते हैं, ये बात करते हैं, किसी जगह कॉफ़ी पी रहे हैं जा करके ये। अच्छा, हाँ, तो ये भी अभी जैसे केस आया ना टेररिस्ट का, आपने देखा, वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने गया था। हाँ, तो ये, और दूसरा है कि ये अगर इस तरह की इनकी कुछ फिराक में चीज़ें हैं कि ओपनली घूम रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, तो कोई बड़े रेजिस्टेंस की तैयारी है। और उसके अलावा मुझे एक और चीज़ लग रही है कि ये दूसरे पार्ट्स में भी फैल रहे हैं भारत के, और वहाँ पर भी ये अपना कहते हैं ना, कुछ रिक्रूटमेंट, मोबिलाइजेशन, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। जैसे अभी जो टेररिस्ट पकड़े गए थे, वो अबू हुरैरा के साथ में जो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने गया था, आई थिंक ये राजस्थान में इनको पकड़ा है। और कुछ एक लोन करके था जो बांग्लादेश में भी एक्टिव था, और वो रिक्रूटमेंट तमिलनाडु में कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें आप इनको मतलब कहते हैं ना, कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर के हिसाब से देखें अब। और आप उसके साथ पंजाब मिला लें, सारा इन्फिल्ट्रेशन मोस्टली पंजाब से, और ये जम्मू बॉर्डर से वहाँ से हो रहा है। पंजाब में लास्ट ईयर तकरीबन 300 से ऊपर मामले हैं वेपन रिकवरी के, वेपन सीज किए हैं बाहर से जो आ रहे थे ना, वेपन्स ड्रोन से जो ड्रॉप करते हैं या अन्य तरीकों से। अभी आप देखो AK-47 मिली है पिछले 1-2 महीने में पंजाब में कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। यस, तो ये वेपन्स तो कहाँ बाहर से आ रहा है सारा वेपन। और एक लंबे अरसे बाद, आफ्टर डेकेड्स, मतलब लगभग कहता ना 1-2 दशकों के बाद, 1-2 दशकों के बाद AK-47 रिकवरी हुई है लास्ट ईयर। 7-8 AK-47, वो तो सीधा टेररिज्म का वो है। और कितने सारे लोग एज स्पाइज वो डिटेक्ट हो रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से आज तक बिल्कुल। शायद ही कोई महीना जाता है जिसमें लोग पकड़े नहीं जाते। पंजाब में अभी एक व्यक्ति को पकड़ा है जिसने अपने घर के आगे या कहीं अपने रेस्टोरेंट के आगे वो लगा दिया था CCTV कैमरा, और आर्मी की मूवमेंट्स को पाकिस्तान भेज रहा था वो। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ दिख रही। फिर CCTV कैमरे वाला नेटवर्क तो आपने देखा ही होगा बीच में वो अब ऐसे CCTV कैमरे पता नहीं कहाँ पूरे देश में आपने कितनी जगह लगा रखे हैं। आसाम के अंदर कल जो है 1500 डेटोनेटर्स निकले, वहाँ पर उन्होंने सीज किए हैं। ऐसे ही कश्मीर के टेररिस्ट नेटवर्क्स का, सेपरेटिस्ट इकोसिस्टम का, बांग्लादेशी जो जिहादिस्ट नेटवर्क्स हैं उनके साथ भी एक कनेक्शन एमर्ज होकर के आया है। साउथ कश्मीर से लड़के गए हैं ज्वाइन करने। पहले वो कुछ जमात के जो एफिलिएटेड लोग थे, हार्डकोर जमाती, पहले टर्की गए, टर्की से पाकिस्तान, और वहाँ से फिर वो बांग्लादेश गया। और बांग्लादेश के अंदर लश्कर, जैश और इनके बड़ा स्ट्रांगली ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ के लोकल जो ग्रुप्स हैं जैसे कि जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, अंसारुल्लाह बांग्ला, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब मैं एक पिक्चर जो प्रेजेंट करना चाहता हूँ वो ये प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि देखिए, कल को जो है अगर भारत पाकिस्तान के बीच में कोई बड़ा युद्ध होता है
और वो तो अवश्यम भावी है। जो हमने देख लिया पिछला जो ट्रैक चल रहा है पिछले 10 साल के अंदर, आपने उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान नहीं सुधरा, उसने सुसाइड अटैक्स का टेम्पो बढ़ा दिया, जो कि 2019 में फिर पुलवामा के ऊपर के लेवल पर जाकर के पीक करता है। फिर आपने बालाकोट किया कि इस उम्मीद से कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर अटैक हुआ, पाकिस्तान नहीं सुधरा, उन्होंने पहलगाम किया। उसके बाद हमने जो है ऑपरेशन सिंदूर किया। तो जो अगर आप पास पैटर्न को देखें तो कोई उनके सुधरने की उम्मीद तो है नहीं। तो नहीं है, बट अभी कई लोग बोल रहे हैं सर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कि हमने जब से इंडस वाटर ट्रीटी का थ्रेट दिया और हमने उस पर काम करना शुरू किया है तो पाकिस्तान डर गया है एक तरीके से, हालांकि वो दिखा नहीं रहा है, लेकिन अब वो अटैक नहीं कर रहा है। पिछले 1 साल में उसने ऐसा कोई अटैक नहीं करने की कोशिश की है। तो ये एक एक्सक्यूज़ की तरीके से बताया जा रहा है कि भाई अब वो उसका जो बिहेवियर है उसमें चेंज आया है। बट वी नो फॉर अ फैक्ट कि जो लाल किले पे जो ब्लास्ट हुआ और जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। हमने कुछ नहीं किया, हमने तो मेंशन भी नहीं किया, कोई अब सवाल भी नहीं पूछता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने बोला था कि हम अगर पाकिस्तान ऐसा दोबारा करेगा, इसलिए हम ऑपरेशन सिंदूर रोक रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा ये वार्निंग है कि अभी दोबारा करेगा तो फिर हम करेंगे, रिज्यूम करेंगे। अभी ऑपरेशन सिंदूर पोज किया गया है, ख़त्म नहीं किया गया है, कोई रिज्यूम नहीं हुआ, बात भी नहीं हुई कि भाई वो ओपनली बता दो, कुछ थ्रेट ही दे दो कि क्यों किया तुमने ये लाल किले वाला। खैर वो भी छोड़ दीजिए। अभी भी यही बोला जा रहा है कि अभी कोई भी बड़ा काम नहीं करने वाला है पाकिस्तान, क्योंकि उसको पता है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी के तहत वो उनका पानी बंद कर देंगे। अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, वैसे ही लाले पड़े हुए हैं। तो ये इस पे आपका क्या सोचना है? देखिए, पाकिस्तान वो एक वो कौम थोड़ी जुनूनी कौम है, समझे। खासतौर से जब इंडिया की बात आती है, वो कितना भी वेस्ट एशिया वगैरह कुछ भी कर ले वहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ, उनका जो रियल टारगेट है, जो रियल टारगेट जिससे पैथोलॉजिकल हेट्रेड जो कहता है ना, क्या सर से ना, डीप रूटेड इनग्रेन्ड हेट्रेड, वो है इंडिया और हिंदू भारत ना। और ये अब ये चीज़ उनके लिए पूरी तरह से जस्टिफाइड हो जाती है, बिकॉज मतलब हम भी एक अलग ट्रेजेक्ट्री पर जा रहे हैं। यहाँ पर 2014 के बाद से वी हैव अ हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट और यहाँ पर एक हिंदू रिवाइवलिज्म भी हो रहा है। तो अब वो उनके बिल्कुल उसमें कहता है ना, पैरामीटर्स में, उस फ्रेमवर्क में बिल्कुल फिट बैठती है। तो वो आप अगर ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान सुधर जाएगा तो ये तो बिल्कुल बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो कभी नहीं सुधरेगा, बिकॉज उनका रियल मेन टारगेट यही है। हाँ, ये इंडस वाटर्स हो गया, जो बलूच में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, ये छोटी मोटी टेक्टिकल हर्डल्स हैं उनके लिए, ठीक है ना। बट पानी बंद हो गया तो कैसे जिएंगे वो? पानी बंद हो गया, आप देखिए, वो तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पानी बंद हो गया, ठीक है, लेकिन जब कंट्री इंडिया पाकिस्तान के बीच में पावर डिस्पैरिटी तो बढ़ी रही है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमिक हमारी कंट्री जो है ऑलमोस्ट हर साल एक पाकिस्तान ग्रो करता है, उसके हिसाब से ग्रो कर रहा है सर से। इकोनॉमिकली हम लोग फार सुपीरियर हैं उनसे, ठीक है। लेकिन आपने देखा दुनिया के अंदर, ईरान जो कि पिछले 40 साल से सैंक्शंस फेस कर रहा था, इकोनॉमिकली डिसफंक्शनल एंड डेबिलिटेटेड इकोनॉमी, क्या उसने 2 न्यूक्लियर पावर्स की नाक में दम करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर भी मैं बात जंग की कर रहा हूँ, ठीक है। पानी बंद हो गया तो उनको परेशानी आएगी, लेकिन अगर जंग ही हो गई ना उनके पास, अगर पानी बंद हो गया तो वो फिर जंग ही करेंगे। वो तो जंग, ठीक है, वो तो बन ही गया उनका, तो उन्होंने बोल ही दिया है कि वो तो हमारा जंग का कारण होगा। तो फिर फाइनल वॉर करेंगे आपसे। और अगर वॉर करेंगे तो उसमें क्या सिनेरियो बन सकता है? उसमें सिनेरियो ये बन सकता है कि इस फ्रंट पर वॉर, इस बार पूरे हर तरह से वॉर होगा, ठीक है। हमने ऑप सिंदूर में भी देखा कि राजस्थान तक में भी ड्रोन्स आए, अंदर गिरे हैं। तो पूरा आपका वेस्टर्न फ्रंट ऑक्यूपाई होगा, और उसमें कश्मीर के अंदर, खास तौर से पंजाब और मेनली कश्मीर के अंदर, तो पब्लिक सड़कों पर हो सकता है वो उनको मोबिलाइज करके जो है ना कुछ मैसिव सोशल अनरेस्ट करवाएं, जिससे कि ट्रूप मूवमेंट के अंदर बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो, लॉजिस्टिक्स में, ट्रूप मूवमेंट के अंदर। लाइकवाइज पंजाब के अंदर भी इस तरह की कोई चीज़ करवा सकते हैं जिसमें टेरर अटैक्स हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक्स, कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर ट्रूप मूवमेंट, आपका सोशल अनरेस्ट। अब सोशल अनरेस्ट और साथ में स्पोरेडिक टेरर अटैक्स एक साथ अलग अलग जगह के ऊपर, वो चीज़ें अगर क्रिएट होती हैं तो फोर्सेस के मूवमेंट में दिक्कत आती है, आप इंटरनली जो है ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। लाइकवाइज आपका जो ईस्टर्न फ्रंट है बांग्लादेश वाला,
वहां पर अगर चीजें डिस्टर्ब हो गई, मैसिव सोशल रेजिस्टेंस खड़ा हो गया। अभी बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है जिसने कि जो जिहादिस्ट कंफर्ट जोन्स वहां पर पिछले 50 साल से चल रहे थे या उनको एक सीवियर डेंट करने की वहां पर उम्मीद नजर आ रही है। जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी काम कर रहे हैं उससे लग रहा है कि जो पिछले 50 साल से उनके जो चैनल्स बने हुए थे ना, जिसमें भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती थी, लड़कियों की स्मगलिंग होती थी, कैटल स्मगलिंग, फेक करेंसी, आर्म्स, एम्यूनेशन, ड्रग्स और टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करवाया जाता था, वो सारे नेटवर्क्स अगर बस्ट होंगे तो वहाँ पर भी इनमें एक रेजिस्टेंस खड़ा होगा। तो उस साइड में भी ये इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के कुछ बलवा कर सकते हैं, इंसर्जेंट्स जो हैं उनको लेकर के कुछ जो ये उत्पात मचा सकते हैं, और इंटरनल अनरेस्ट। और उसके अलावा रेस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर जिस तरह से पोलराइजेशन अभी बढ़ रहा है हमारे कंट्री के अंदर, तो उसके हिसाब से जो अलग अलग भाग में जो कोवर्ट सेल्स बन रही हैं, लोकल जिहादिस्ट नेटवर्क्स बढ़ रहे हैं, वो भी जो है एक्टिव हो सकते हैं। तो वो चीज़ अगर वॉर के साथ जो है ना, ये अगर साइमल्टेनियसली कोइंसाइड करती हैं तो फिर ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। मैं ये नहीं कहता कि भारत एक कमज़ोर देश है। देखिए, जब हम लोग सिक्योरिटी के अंदर चीज़ों को देखते हैं, आप लंबे समय के अंदर चीज़ों की प्लानिंग करते हैं, तो इस तरह के सिनेरियोज को बिल्ड हमें ज़रूर करना चाहिए। और दूसरी, और ये संभव है, मतलब ये चीज़ जो है ना, देखिए जिस आज एक कोई मस्जिद या मॉस्क को लेकर कोई फैसला आता है, लोग सड़कों पर निकल आते हैं, छोटे से शहर में कम्युनल राइट हो जाता है, पूरी की पूरी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ऑक्यूपाई हो जाती हैं। तो ये चीज़ें, अब जो माहौल बन रहा है वो सारी की सारी चीज़ें कैटलॉग की जा रही हैं कि साहब धार में जो फैसला आया एंटी मुस्लिम था, वहाँ जो चीज़ हुई बंगाल में एंटी मुस्लिम ड्राइव चल रही है, ये बुलडोज़र गिराया जा रहा है। ये अब इनके सारे के सारे कहते हैं ना झूठे नोशंस हैं, जिसमें अगर आप इलीगल स्ट्रक्चर डिमोलिश करेंगे तो उसको भी ये बताएंगे तो ये कि बांद्रा वाला जो है, हाँ, आप डिमोलिश करेंगे इलीगल स्ट्रक्चर, ये कहेंगे कि नहीं साहब ये तो कम्युनिटी के साथ एक जुल्म हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो ग्लोबल टेरर ग्रुप्स हैं, चाहे वो अल-कायदा हो, इस अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, ISKP हो, इनकी जब लिटरेचर निकलता है ना, इनके जो लोकल इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जिहादिस्ट इकोसिस्टम के, वहाँ पर ये चीज़ें ऐसे प्रेजेंट की जाती है कि जैसे अब आपकी कम्युनिटी के साथ जुल्म हो रहा है और आपके पास आगे कोई रास्ता नहीं है अलावा एक अंतिम लड़ाई करने के। तो ये चीज़ हो सकती है। और दूसरा मैं ये कहूँगा, आपने कहा कि पाकिस्तान का जो अभी जो स्थिति बन रही है और उसमें पाकिस्तान कॉर्नर्ड है, तो पाकिस्तान अगर कल को कोई टेरर अटैक कराएगा ना, तो वो 2 ट्रैक्स पर करवा सकता है। देखिए, पहला तो ये कि वो लोकल जिहादिस्ट नेटवर्क्स हैं ना हमारे यहाँ के, उनको यूज़ करेगा, ठीक है, ताकि उसका डायरेक्ट फुटप्रिंट कहीं नज़र नहीं आए, उसमें सीधे तौर पर नाम नज़र नहीं आए। करवाने वाले यही होंगे आपके जैश, लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह, लेकिन वो कुछ इस तरह से किया जाएगा कि आपकी इंटरनल जो यहाँ के कोई ग्रुप्स हों या इंटरनल इंडिविजुअल्स हों वो फोर फ्रंट पर रहें। जैसे दिल्ली वाला जो मॉड्यूल था, देखिए आप, उसके अंदर लोकल डॉक्टर्स थे, आपके बड़े टेक्निकली क्वालिफाइड साउंड एजुकेटेड लोग से, तो उसमें पाकिस्तान का रोल था, ये सबको पता है, लेकिन वो इतनी सफाई से किया कि डायरेक्ट फुटप्रिंट को लाना थोड़ा मुश्किल हो गया। सब लोकल हैंडलर्स से करने वाले सारे, उनको ऑपरेट, उनको जो चलाया जा रहा था, कोई टर्की से उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, कोई पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, लेकिन करने वाले यहाँ के लोकल थे। तो अब चूंकि हमारी स्ट्रैटेजी ये है भारत की कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, तो वो कोशिश करेगा कि सारे लोकल जो नेटवर्क्स हैं, जिहादिस्ट नेटवर्क्स, उनके थ्रू करवाया जाए ताकि कोई ऐसा बहाना ना मिले भारत को डायरेक्ट वॉर का। दूसरा जो है, प्रूव किसको करना है, ये प्रूव किसको करना है हमको कि भाई ये तुम्हारा डायरेक्ट लिंक है या इनडायरेक्ट लिंक है। हाँ, ये अगर तो खुद को ही कन्विंस करना है ना। दुनिया को कई बार आपको वर्ल्ड कम्युनिटी को भी दिखाना पड़ता है ना, जैसे अगर आप SCO फिर वही वो तो खेलना है, तो मनमोहन सिंह भी खेलते थे। तो वो तो फिर ये नई क्यों जो वोकैबुलरी चलाई है। परेशानी ये ना, देखिए कई बार एक आजकल जो पूरा जो इन्फॉर्मेशन डोमेन है, नैरेटिव डोमेन है, उसके अंदर अगर प्योरली लोकल लोग करते हैं ना, तो उसमें फिर पाकिस्तान को एक डिनाइबिलिटी मिल जाती है। वो कहेगा साहब हमारा क्या लेना देना इससे, तो या तो आपके अंदर यही अंतर है ना, जैसे ईरान जिस तरीके से युद्ध लड़ा, वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर, तुमने एक मारे तो तुम्हारे 10 लोगों को, मतलब 10 एलाइज जो हैं रीजन में, सबको मारेंगे। वो इतना एसिमेट्रिकल चलते हैं, तभी तो वो प्रेशर बना पाए ना पूरे यूएस पे। देखिए हमारे कंट्री का थोड़ा सा वो तो एक बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है कि आज ये जंग अब हम कश्मीर में लड़ रहे हैं, ये हमारे अपने फ्रंट पर लड़ रहे हैं, हमारे तो अपने फौजी मर रहे हैं, उनका जो कंडम रद्दी कबाड़ जो है जिहादियों का जो मदरसों से निकला हुआ, उसके लिए जिनको यहाँ भेजते हैं वो मर रहे हैं। तो ये तो एक बहुत ही फंडामेंटल फ्लॉ हमारी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के साथ है कि ये जंग हमारी टेरिटरी पर क्यों लड़ी जा रही है। ऑन द अदर हैंड वी शुड हैव बीन ऑन द ऑफेंसिव, और ये जंग आपको पाकिस्तान के अंदर, मतलब वहां पर करी तो शुरू थी, 3
3 दिन वो चल रही ना वो ये नहीं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा उसमें। फिर एक और चीज़ तो मैंने कहा था कि एक ट्रैक पाकिस्तान का होगा लोकल जिहादिस्ट नेटवर्क्स को यूज़ करना, और दूसरा ट्रैक होगा जो ये ट्रांसनेशनल ग्रुप्स हैं जिसके अंदर की अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, इनको यूज़ कर सकता है, क्योंकि इनको भी यूज़ करेगा तो आप पाकिस्तान फिर कह सकता है कि साहब ये ट्रांसनेशनल ग्रुप्स हैं, हम तो खुद ही इनके शिकार हैं, हमारा कोई रोल नहीं है। और अभी आप देखेंगे कई सारी आईएस की सेल्स अलग अलग पार्ट में कंट्री की निकली हैं। जैसे एक वो अभी हैदराबाद के अंदर पूरा एक उनका मॉड्यूल बर्स्ट हुआ था जो रेसिन से पॉइजनिंग करना चाहते थे, वो जो राइसिन के है ना, उससे पॉइजनिंग करना चाहते थे। ऐसी कई सारी लोकल नेटवर्क्स और वो काम कर रहे हैं। और जो लोकल यहाँ पर जो ना ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर पर्टिकुलरली अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी ऐसे रेडिकल जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनकी कंसोलिडेशन हो गया है काफ़ी हद तक, जो ऑपरेट कर रहे हैं बड़ा साइलेंटली। तो ये वही 0.5 फ्रंट वाली बात आ गई। और रेडिकलाइजेशन का जो हमने एक पूरा एपिसोड जिस पे किया था, और आपका बहुत एक अच्छा सजेशन था कि आप पूरा मैप आउट करो पूरे इंडिया को कि रेडिकलाइजेशन इंडेक्स बनाओ हर डिस्ट्रिक्ट का। और तो ये सारी जो सेल निकल रही है इससे आप लाइव आप देख सकते हो कि कहाँ रेडिकलाइजेशन ज़्यादा है, वहाँ पे टैकल करने की जरूरत है। बट लेकिन वो कर नहीं रहे हम। उसमें फिर बात वही आ जाती है कि आपकी जो इंटेलिजेंस मशीनरी है उसका कंप्लीट ओवरहॉल करना पड़ेगा आपको जो है ना उसमें एक कहता है प्रोफेशनल एफिशिएंसी लानी पड़ेगी। अब वो चीज़, अब ये तो चलिए ठीक है, कश्मीर है, कश्मीर के अंदर तो एक स्पेशल केस है, तो वहाँ तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को काम करते करते एक आदत हो चुकी है कि ठीक है क्या होता है, एटलीस्ट कुछ जो कहता है ना एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बन चुकी है उनकी, एक इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस बन चुका है रिसेंटली। मैं नहीं कहता बहुत अच्छा है चले, लेकिन फिर भी एक बन चुका है। लेकिन आप इमेजिन करिए आप दूसरे स्टेट्स जैसे कि राजस्थान हो गया, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो इन स्टेट्स के अंदर पर्टिकुलर जो पुलिस रिलेटेड जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस है उनके पास तो न तो वो स्किल्स हैं ना वो ऑर्गेनाइजेशनल मैन पावर है, इंक्लूडिंग आप आईबीबी ले लीजिए। और अभी ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं तो बहुत ही टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड हैं सारे इनके जो कम्युनिकेशंस होते हैं, गेमिंग एप्लीकेशंस के ऊपर, डेटिंग ऐप्स के ऊपर, वहाँ तो इनके कम्युनिकेशंस होते हैं। और उसके अलावा जो मोडस ऑपरेंडी है उसके अंदर भी लोकली अवेलेबल जो मटेरियल्स हैं सारे के सारे एक्सप्लोजिव्स हैं उनको यूज़ करेंगे। अमोनियम नाइट्रेट ले लिया, कहीं से कुछ और ले लिया, लोकल लोग हैं जिन पर आप बिल्कुल शक नहीं कर सकते वैसे लोग शामिल हो जाएंगे। लोकली अवेलेबल जो कॉट्स ड्रोन्स हैं, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ ड्रोन्स जो आपको मिल सकते हैं या जिनको आप बना सकते हैं, आपने उन्हीं को ले लिया, उसमें छोटा एक्सप्लोजिव डाल करके, और जो है किसी के ऊपर कोई रैली जा रही है, कोई प्रोसेशन जा रही है, वहाँ पर एक्सप्लोजिव्स ड्रॉप कर दिए, वो यूज़ कर सकते हैं। ये एग्रीकल्चर के ड्रोन्स आते हैं आजकल, जो ये DJI एग्रास, फ्लाई कार्ट वगैरह जो ड्रोन्स हैं जो एक काफ़ी हैवी मात्रा में 80-80 किलो का सामान लेके जाता है, उसमें आप एक्सप्लोजिव डाल दीजिए और 60-70 kg का एक्सप्लोजिव तो तूफान मचा सकता है। आप किसी भी छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट की लेट्स से झुंझुनू, धौलपुर, भरतपुर, वहाँ पर अगर आपको जो कलेक्टर ऑफिस है या जो सो कॉल्ड किसी एक्स जिले में कोई कमिश्नरेट है, आपको अगर किसी ड्रोन में डाल करके आप अगर भेजोगे तो आपको लगता है लोकल पुलिस जो है इतनी कैपेबल है कि इन चीज़ों को पहचान भी पाएगी, पता ही नहीं चलेगा। तो अब ये लोग उन डायरेक्शंस में सोच रहे हैं, मतलब जो ना से तो। और इसमें आप एक और चीज़ जोड़िए, पाकिस्तान अभी डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रांग है ग्लोबली। देखिए पाकिस्तान वेस्ट एशिया के नेगोशिएशंस में एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है, चाहे हम उनको पोस्टमैन कहें, चाहे हम ये बात माने या नहीं माने, सर से वो एक अलग चीज़ है, वो एक पर्सनल एक कहते हैं एक नाराज़गी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है। आसिम मुनीर ने अपने आप को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंसोलिडेट किया है वहाँ पर, है ना, खासतौर से पाकिस्तान की पोजीशन को। वो ईरान और इसके बीच में जो नेगोशिएशंस का जो काम है उसका क्रिटिकल कहते हैं ना एक सेंटर पॉइंट पाकिस्तान है। अमेरिकन्स को पाकिस्तान की ज़रूरत है, चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत है। चाइना भी अगर अब मिडल ईस्ट के अंदर अगर थोड़ा सा अपना एक एक्सपेंशन करना चाहे तो पाकिस्तान डेफिनेटली की प्लेयर है। अगर अमेरिकन्स को इसको वो एक एग्जिट स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं तो उनकी मजबूरियां बहुत ज़्यादा हैं और डिपेंडेंस पाकिस्तान पर काफ़ी ज़्यादा है। सऊदी के साथ पाकिस्तान की ज़बरदस्त दोस्ती है, तुर्की के साथ उनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। हमने तो देखा ही तुर्की वाले क्या कर रहे थे, टर्की वाले जो सिंदूर के अंदर मदद कर रहे थे पाकिस्तान की। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर भारत पाकिस्तान के बीच में कोई एस्केलेशन हो जाता है, युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, तो ग्लोबल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में आप अकेले पड़ सकते हैं। आपके साथ कोई खास वो तो अभी भी अकेले ही थे, अभी भी अकेले ही थे, सिंदूर में भी अकेले ही थे। और उसके साथ आप मिला लीजिए जो मैंने पूरा जो इंटरनल अनरेस्ट का जो सिनेरियो क्रिएट किया, तो आप सोचिए हमारी क्या स्थिति रहेगी। फिर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं,
देखिए कोई भी आजकल जो एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स हैं वो आपके अपने PNT सिस्टम पर काम करते हैं, मतलब जो ग्लोबल आपका जो नेविगेशन सिस्टम्स हैं उसके ऊपर। चाइना के पास अपना एक शानदार नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है, पता नहीं कितने 30-30 से भी ऊपर उसमें कुछ सैटेलाइट्स, हाँ, कॉन्स्टलेशन उनके पास है। ऐसे ही रशिया का भी है, ऐसे ही आपका अमेरिका का भी है से। और चाइना ऑफ सिंदूर में उनको क्रिटिकल रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा था, है ना। अब आज अगर जो है युद्ध होता है कुछ भी ऐसी, और उस जो रियल टाइम इंटेलिजेंस जो उनको मिल रही थी उसके बेसिस पर उन्होंने बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स फायर किए, और हमारे जहाज़ जो है ना हमारी अपनी टेरिटरी के अंदर भी वो जहाज़ गिराए, ठीक है। तो अब अगर ऐसी स्थिति फ्यूचर में बनती है तो हम अपने खुद के हमारे PNT सिस्टम के बिना क्या करेंगे? हमारा जो GPS जो नाविक, उसमें तो पता नहीं अभी कितने सैटेलाइट पे टिका हुआ है, वो भी पता नहीं कब बुझ जाएगा। यस, एटॉमिक क्लॉक से आपकी काम नहीं कर रही, आप प्रोक्योर नहीं कर पा रहे। तो आप अगर ऐसी स्थिति में आपके ड्रोन्स को आप AI से भी इंटीग्रेट कर देंगे, आपके पास अपना GPS सिस्टम ही नहीं है, तो आप करेंगे कैसे उसको? और उनके पास वो सारा सपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, उनका अपना नहीं माना लेकिन बाकी दूसरों का तो है। और ऐसी स्थिति में रशिया की अगर मैं आपको बात कहूं तो देखिए, रशिया के भी ओवरऑल लार्जर कहते हैं लॉन्ग रन में जो उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो चाइना के साथ हैं आज। तो रूस भी आपकी मदद जो है वो एक सीमा के बाहर जाकर के नहीं करेगा, वो चाइना के साथ उनके लॉन्ग रन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। इनफैक्ट हमने तो बीच में जब ऑफ सिंदूर या उससे पहले की बात है, जो आई थिंक हमने कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह करवाई थी जिसके अंदर कई रशियन डिप्लोमेट्स वगैरह से बात हो रही थी, तो हमने पूछा था उनसे कि भाई आपका क्या रुख रहेगा, तो क्या कि भाई हमारे लिए चाइना के साथ रिलेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया से, बिकॉज वो एक अलग तरीके का उनका कैलकुलेशंस है, वो नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात सोच रहे हैं, वो वेस्ट को चैलेंज करने की बात सोच रहे हैं, वो यूरोपियन फ्रंट पर बिजी हैं, तो उनकी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा है ना। और वो तो, मतलब उनका लाजमी भी है। वैसे तो हमें पता है कि उनका चाइना के साथ भी बहुत ही एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप है, हाँ, और अल्टीमेटली वो चाहेंगे कि एक बार इनसे निपट के फिर चाइना को भी हटा दें। अभी की जो वर्तमान में जो सिचुएशन बन रही है, तो आप ये भी देखिए ना कि अगर वो एक ऐसे देश के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं जहाँ पे हमको तेल लेने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है US का, तो ऑब्वियसली वो 2 बार तो सोचेगा कि भाई जो चाइना है उसको तो मैं कभी भी उसके साथ रिलेशन है वो बहुत अच्छा है, और इंडिया को बार बार परमिशन लेके आनी पड़ रही है US से तेल खरीदने के लिए भी, बाकी तो आप छोड़ ही दो। तो ऑब्वियसली वो चाइना को प्रेफर करेगा अभी फॉर शॉर्ट टर्म अभी। और ना जो स्थितियां बन रही है उसमें पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मिडिल ईस्ट में और बढ़ेगी, क्योंकि आप देखिए जो वहाँ पर अभी भी जैसे जो 60 डेज़ का जो सीज़ फायर वगैरह जो हमने जो सुना पिछले 2 दिन के अंदर, उससे भी चीज़ें बड़ी एम्बिग्यूअस हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ट्रम्प की डिफ़ीट हो गई, इजराइल की डिफ़ीट हो गई, इसको ईरान की विक्ट्री बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अरब कंट्रीज़ अंदर से बहुत बौखलाए हुए हैं। अरब कंट्रीज़ जो हैं उनको वो क्या चाहते हैं, वो बेसिकली ईरान को डेबिलिटेटेड कंडीशन में रखना चाहते हैं। उनकी बड़ी पुरानी एक कहते हैं ना शिया सुन्नी वाली राइवलरी का डायनेमिक्स भी है, एंड दे आर वेरी अनकंफर्टेबल विद ईरान। वही उनको ये लगता है कि अगर रेजिम चेंज हो गई और यहाँ पर बड़ी एक सेक्युलर सी कुछ बेटर ही सिस्टम आ गया तो भी ईरान ग्रो करेगा, है ना। और ईरान के पास पोटेंशियल है, ईरान के पास अनलिमिटेड ग्रोथ का पोटेंशियल है, बहुत शानदार उनकी एक ह्यूमन रिसोर्स वाली कहते हैं एक कैपेबिलिटी है, लोग बड़े काबिल पढ़े लिखे हैं जिनको अगर एक सही निज़ाम हो, सही सिस्टम हो तो वो ईरान को एक अलग ही लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि पूरी रेजिम मतलब वहाँ पर बदल जाए, लेकिन वो चाहेंगे कि ये पूरी डेबिलिटेटेड रहे, वीक रहे, मतलब रहे ज़रूर, चैलेंज भी करती रहे, लेकिन बहुत ही वीक और पुअर कंडीशन में रहे। लेकिन अभी जो स्थितियाँ बन रही हैं उसको देख के तो लगता है कि ये जो बची खुची रेजिम है ज़्यादा रेडिकल है, ज़्यादा वो है आप हार्डकोर मान लीजिए आप, और ये कोशिश करेंगे कि डर्टी बॉम्ब को इख्तियार करें या न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को इख्तियार करें। और ख़ास तौर से जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके मन में अभी ये डर बैठ गया है कि ये जब चाहे तब होर्मुज़ बंद कर सकते हैं, जब चाहे तब हमारी किसी भी जगह पर बॉम्बिंग कर सकते हैं। अब उन्होंने तो अपनी कोई आर्मी मिलिट्री कैपेबिलिटी डेवलप की नहीं है अरब कंट्रीज़ ने, तो वो तो शुरू से अमेरिकन पर डिपेंडेंट थे। तो उनके पास क्या ऑप्शन है? उनके पास 2 ऑप्शन है। देखिए, एक ऑप्शन तो ये है कि चाइना और पाकिस्तान की मदद से ईरान के साथ कोई बैक चैनल डायलॉग खोल दें। अगर उन्होंने अमेरिका पर उनका ट्रस्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है और अब ये यकीन हो चुका है कि अमेरिका आगे उनकी मदद नहीं कर पाएगा। अभी हमने देखा इतने बड़े बड़े कॉस्टली जो इक्विपमेंट्स थे, एयर डिफेंसेस थे, उनसे भी कोई ज़्यादा मतलब कहते हैं ना फुल प्रूफ वो नहीं था प्रोटेक्शन। तो या तो वो एक अपना वो खोल दें, एक क्लोज डोर आपका बैक चैनल
उसके अंदर भी पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी उनको और चाइना की ज़रूरत पड़ेगी, बेशक पड़ेगी, आप मान के चलिए, ठीक है। और चाइना भी ऑपरेट करेगा मिडल ईस्ट में, तो उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा एक क्रिटिकल रोल होगा। अब अरब कंट्रीज़ कई बार इस जिद पर अड़ जाते हैं कि भाई जो है कि हम अब ईरान के साथ कोई समझौता पॉसिबल नहीं है, ईरान का जो है ना कुछ ठीक ठाक इलाज करना पड़ेगा, और वहाँ एक ईगो भी आ जाता है, अरब ईगो, कि ये बैक चैनल वगैरह नहीं चलेगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, अमेरिकन्स का इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़्यादा मिडल ईस्ट के अंदर बढ़े, मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, सिक्योरिटी पैक्ट साइन हो इनके साथ में, अरब कंट्रीज़ के साथ मिलिट्री पैक्ट साइन हो। ऐसी स्थिति के अंदर भी जो है पाकिस्तान का रोल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के और सऊदी के बीच में तो डिफेंस एग्रीमेंट है ही, आपने देखा, एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। तुर्की और उसके बीच में भी कुछ कुछ इसी तरह की व्यवस्था है। अब बात कर रहे हैं कि इजिप्ट भी उसमें शामिल हो सकता है। और दूसरा, देखिए, अमेरिकन्स को अगर कुछ ऐसा मिलिट्री सिस्टम मिडल ईस्ट में लगाना है जहाँ पर देखिए उनके हथियार होंगे, उनकी टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन जहाँ तक ग्राउंड फोर्सेस की बात है, कहते हैं ना बूट्स ऑन ग्राउंड की बात है, उसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाकिस्तान का रोल बड़ा क्रिटिकल हो जाता है उसके अंदर, तो वो पाकिस्तान ही प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अब उसके बाद बस बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अपनी एक ज़बरदस्त शिया कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनकी फ़ौज में भी है, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस उनको फेस करना पड़ सकता है। अब वो कैसे बैलेंस करते हैं वो पता नहीं, लेकिन अगर आप इतिहास देखें पाकिस्तान का, तो ये दोनों तरफ से प्ले करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। 2001 के अंदर जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर था, वो अमेरिका के साथ भी थे, और इधर जो है आपका पूरा का पूरा अमेरिका वालों को मरवा भी रहे थे। सारा जो ड्रग प्रोडक्शन करके आपकी जो लैटिन साउथ अमेरिकन कार्टेल्स हैं, सिनालोआ कार्टेल वगैरह, उनको बेच रहे थे, वो जाके अमेरिका में बेच रहे थे, और वहाँ से जो पैसा आ रहा था वो प्रॉफिट भी जा रहा था आईएसआई के पास, और उसी से तालिबान को भी फंड कर रहे थे, और उसी से जो है फिर वो तालिबान अमेरिकन सोल्जर्स को मार भी रहा था। तो ये और अमेरिकन से भी पैसा ले रहे थे। यस, तो ये बड़े इसमें थोड़े से बड़े होशियार किस्म के लोग हैं। और अल्टीमेटली खास बात ये कि देखिए, वो यहाँ पर फिर मैं एक बात कहूँगा, वो वेस्ट एशिया में कितने भी इन्वॉल्व हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, लेकिन उनका अल्टीमेट टारगेट इंडिया है। और ये कहना कि वो अब शांत बैठे हैं, अभी वो चुपचाप है, उनका कोई प्लान नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है कश्मीर के लिए, ये सब कहना, एनालिसिस करना बेस्ड ऑन जो अभी शांति है कश्मीर में, वो बहुत ही रॉन्ग एनालिसिस होगा। क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया, ना केवल उनके पास लॉन्ग टर्म प्लान है, बट वो प्लान एक्टिव है, वेरी मच एक्टिव है, नॉट जस्ट इन कश्मीर बट ऑल ओवर इंडिया। वो लोग इन्फिल्ट्रेट करवा रहे हैं, अपने सेल्स वगैरह हैं उनके, वो स्लीपर सेल्स वगैरह बन रहे हैं, लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं एज स्पाइज भी, नॉट जस्ट मुस्लिम्स, हिंदूज और सिख्स को भी वो टारगेट कर रहे हैं स्पाइंग के लिए। बिल्कुल, क्योंकि उन पे शक करना कम होता है। शक करना, उन पे आपको शक होगा नहीं। हाँ। आप कश्मीर में देखें ना, जो बीजेपी कई सारे लोकल लड़के ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, आरएसएस के कई सारे वहाँ पर प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं, उनको ज्वाइन कर रहे हैं, और सब आकर के बड़ी तादाद में भारत माता की जय बोलते हैं। तो मुझे एक फौजी अफसर था, बोला कि सर, मतलब मुझे थोड़ा सा ये हजम नहीं हो रहा, इतने सारे लोग एक साथ आके कैसे भारत माता की जय कह रहे हैं, क्या ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है क्या? अब मतलब वो है ना एक वो डायलॉग, क्या रुलाएगा क्या मुझे क्या? तो 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। तो ये रुलाएगा। तो अब इतने सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये बेसिकली इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, अपने मफाद अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। और ये इनका जो प्रॉपर जो ग्रुप्स हैं, बीजेपी आरएसएस, उसका जो है कवर लेकर के कंट्री के किन किन पार्ट्स में कहाँ कहाँ एस्टेब्लिश हो जाएंगे कुछ नहीं पता। और कौन हो सकता है, कोई एफटीजी जाकर के, पाकिस्तानी लोग ही जाकर के अलग अलग पार्ट्स में अपने आप को एस्टेब्लिश कर दें। तो आई थिंक हमें जो है ना, ये हमारे लिए सुरक्षा के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव सिचुएशंस हैं जैसे। और मैं ये कहते हुए, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन स्टेट कमज़ोर है अभी के, लेकिन एक अगर हम इंडिपेंडेंट तौर पर ऑब्जेक्टिवली सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों पर बात करनी चाहिए और खुलकर बात करनी चाहिए। हाँ, नहीं, और काम कर भी रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, कितने सारे सेल्स और ये सब लोग पकड़े जा रहे हैं, स्पाई रोज काम हो रहा है। तो आई थिंक दे आर वेरी मच अवेयर। वो जो बस्ट कर रहे हैं वो तो मेरी बात की और पुष्टि करता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो एक्चुअली में अब वो जो आपने कहा कि ये सब पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखने वाली बात है। कि आप इसको पूरे पिक्चर एज अ पिक्चर देखें कि क्या हो रहा है, सिर्फ कश्मीर में नहीं है, सिर्फ इधर उधर छोटी मोटी सेल्स नहीं, बट इट्स अ होल ऑपरेशन जो एक तरीके से पाकिस्तान चला रहा है। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो किस तरीके से उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने वाला है। एक चीज़ और कहूँगा, देखिए, एक फ़र्क है उनमें और हम में।
वो अब एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है भाई, कश्मीर का स्ट्रेटेजिक उनका जो गेम था वो काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। ठीक है, सारा वहाँ पर डेमोग्राफी भी उनके फेवर में है, रेडिकलाइजेशन सब कुछ चल रहा है, मिलिटेंसी ऑटो पायलट मोड के अंदर है। अब वो रेस्ट ऑफ द कंट्री को टारगेट करते हुए यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं, मतलब एक लॉन्ग टर्म सोच है। लेकिन हमारी तरफ से अभी भी वही शॉर्ट टर्म टैक्टिकल एडहोक और काइनेटिक सोच चल रही है। हम लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे। 370 हटा था तो उसके बाद हमारी क्या सोच होनी चाहिए थी कि अब ठीक है, बाकी अगर शांति स्थापित हुई है, भाई कुछ तो स्थापित हुई है, सो कॉल्ड है ना, डर स्थापित हुआ है, कम डर से स्थापित कम हुआ, ये तो लगा कि भाई डंडा चलेगा। यस, तो हमें अगले 20 साल के अंदर इसको लॉन्ग टर्म सोच करके कश्मीर को, इस नई जनरेशन को इससे बाहर कैसे निकालना है, उस पर हमें सोचना चाहिए था। और उसके लिए मैंने पहले भी कहा है कि उसके लिए हमें कुछ मल्टी प्रॉन्ड स्ट्रैटेजी पर काम करना होगा। उसमें हमने डिस्कशन किया है। उसमें काइनेटिक मेजर्स भी होंगे, उसके अंदर प्रोपेगेंडा वाले मेजर्स भी होंगे, उसके अंदर आपका जो है ना कश्मीर का जो प्री इस्लामिक कल्चरल और रिलीजियस रिवाइवल है वो बातें भी होंगी, और कई सारी चीज़ें होंगी, लोगों के साथ कॉन्वर्सेशंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन उस पर सरकार ने अभी कुछ ध्यान दिया ही नहीं है। और आई थिंक यही एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग भारत के लिहाज से भी पूरे कंट्री के मद्देनज़र रखते हुए भी करनी चाहिए, उसको भी मतलब पूरे कंट्री को भी ध्यान में रखते हुए, टू डील विद द इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म इन इंडिया और द मुस्लिम क्वेश्चन इन इंडिया। सरकार को अब एक लॉन्ग टर्म सोच के साथ काम करना पड़ेगा, और उसके लिए बड़ा सख्त ज़रूरी है कि आप स्ट्रक्चर्स क्रिएट करें जिसके अंदर एक्सपर्ट्स हों, जिसके अंदर जो है, अब वो प्योरली पुलिस सेंट्रिक इंटेलिजेंस उससे काम नहीं चलेगा। और इस पूरे काम में रोल बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है इंटेलिजेंस का, मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज देखिए ऐसा है कि आप अगर लंबे समय के लिए लॉन्ग रन में किसी सिक्योरिटी क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, हर चीज़ ऑफिशियल डोमेन में, फॉर्मल डोमेन में करना मुश्किल होगा। लेकिन चूँकि करनी पड़ती है कई सारी चीज़ें, तो आपको वो इनफॉर्मल डोमेन में करनी पड़ेंगी। और लोकतंत्र का फ़ायदा ही ये कि आप ज़्यादा चीज़ें फॉर्मली और ऑफिशियली नहीं कर सकते, बट अंडर हैंड तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उसमें आता है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का रोल। यहाँ पर एनआईए का रोल नहीं आता है। एनआईए तो भाई किसी को पकड़ेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, 10,000 पेज की चार्जशीट बनाएगी, ठीक है, जिसका एक थोड़ा सा ठीक है न्यूज़ बन जाएगी, सब कुछ है। लेकिन टेररिज्म इज़ नॉट अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। चलिए आपने कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई, एक्ट हो गई, वारदात हो गई, उसको तो आपने इन्वेस्टिगेट कर दिया, कहाँ से हथियार आया था, क्या आया था, आपने कुछ केस भी बना दिया जिसमें कुछ को सज़ा हो गई, कुछ बच गए। लेकिन जो आइडियोलॉजिकल वेनम जो स्प्रेड हो रहा है, उसको आप कैसे आप जांच, वो तो कोई केस तो है नहीं, वो तो काउंटर करने वाले मैसिवली फैल रहा है वो तो पूरा। और वो जो आइडियोलॉजिकल पॉइजन है उस पर तो कोई मुकदमा भी नहीं बनता। तो आई थिंक इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल बहुत बढ़ जाता है। और उसके अंदर आप सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट, क्या जैसे ना मिलिट्री का एक बहुत स्ट्रांग उसमें एक हमारी स्ट्रेटेजिक डोमेन के अंदर रोल होना चाहिए, क्या ना, और एक्सपर्ट्स, टेररिज्म एक्सपर्ट्स उसके, और ये बॉडी बड़ी इफेक्टिव होनी चाहिए, बड़ी पावरफुल होनी चाहिए। बट ये लोग आईएएस आईपीएस तो नहीं है ना सर, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। ये तो इनको क्या पता है, आईएएस आईपीएस को तो पता है ना, एक एग्जाम पास करके आए हुए लोग हैं यार। देखो ये बड़ी फंडामेंटल बीमारी है इस देश की, क्या जैसे। तो अभी मुझे कोई बता रहा था कश्मीर के अंदर बात हुई, तो अब देखिए एक हाइट ऑफ एरोगेंस आप देखें, आई थिंक कोई स्पेशल फोर्सेस का कोई कर्नल था कहीं का, तो कोई ऑपरेशन प्लान करना था, तो किसी इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब को उसने लिखा, हेलो मिस्टर सो एंड सो, आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू प्लान दिस ऑपरेशन विथ यू, तो कब बात करें। वो लिखता है उसको कि हाउ डेयर यू कॉल मी मिस्टर, आई एम एसपी ऑफ सच अ प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट, प्लीज़ कॉल मी सर। तो भैया वो उसका दिमाग ख़राब हो गया कि भाई अगर आप ऐसे भी देखें तो एक ज़िले के एसपी की सीनियरिटी होती है 3 या 4 साल की, ठीक है, और कर्नल जो होता है फ़ौज में वो 15 साल से 18 साल की उसकी नौकरी होती है। ये तो मैं आपको बात कर रहा हूँ रूटीन कर्नल की, और वो बीच में तरह तरह के एग्ज़ाम्स दे करके बनता है, ठीक है। तो आइडियली उसको, उसकी सीनियरिटी भी आप देखेंगे तो ही शुड बी टॉकिंग टू आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या वो कर रखा है कि एसपी इक्विवेलेंट कर रखा है। और उसमें भी जो स्पेशल फोर्सेस का कर्नल है वो तो और एलीट फोर्सेस हैं, उनकी तो जो ट्रेनिंग होती है स्पेशल फोर्सेस में, वहाँ पर आपको जवान और सबके साथ मिल करके काम करना पड़ता है। तो वहाँ ये हायरार्की का कल्चर ही नहीं है। उनको सिखाया जाता है कि आप एज ए टीम काम करेंगे, ईगो को साइड में रखें। तो उसने उसी लिहाज से कहा कि भाई चलिए करते हैं। और उसको एतराज़ कि भाई आपने मुझे जो है सर क्यों नहीं कहा। अरे भाई कोई नाइटहुड मिला है क्या आपको? आप मुझे बताइए कौन सा क्वीन विक्टोरिया के पास आप गए थे जो आपको ये तमगा वहाँ से मिल गया?
नहीं, ये बहुत ही तो ये अनफॉर्चुनेट है, मतलब ये जब पूरा तक जो है ना ब्यूरोक्रेटिक। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर भाई जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है, मोदी जी ने अभी जिम खाना क्लब बंद कर दिया, तो काफ़ी लोग नाराज़ हो रखे हैं, भाई क्या होगा, कैसे होगा। से कई लोगों के लिए वहाँ पर वो सिर्फ दिन भर शराब पीने का, पार्टी करने का और जो है ना स्पोर्ट्स का अड्डा बन चुका था, तो कई लोगों में नाराज़गी है, खासतौर से ब्यूरोक्रेटिक लॉबी के अंदर। तो अगर इस चीज़ को कोई डेंट कर सकता है, जो है ना, जो इस देश की कहते हैं ना, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, हर चीज़ के अंदर जो सबसे बड़ा कहते हैं ना एक अवरोध लगा के बैठी है, वो है ब्यूरोक्रेसी। अगर इस चीज़ को कोई तोड़ सकता है तो वो भी यही सरकार कर सकती है। ये एक तो नैरेटिव है कि भाई जो इतना सरकार, कोई भी सरकार नहीं आई जितना इन्होंने IAS IPS को एम्पावर किया है। यस। अब और ऐसी भी शायद आप 10 साल पहले बात कर लें, आज बात कर लें, इतने भी IAS IPS ऑफिसर्स जो आज का इमेज बन गया है कि भाई ये तो इतने लूट रहे हैं लोगों को, इतना करप्शन कर रहे हैं, इनके लेवल पे जो करप्शन चल रहा है आज के टाइम पे, आप देखिए वो लोगों के मन में क्या परसेप्शन है। करप्शन मतलब मैं आपको क्या बताऊं, जैसे कहते हैं ना वो पहले तो चलो एरोगेंस था, यस, अब वो करप्शन तो अलग ही लेवल पे पहुंच गया। मैं उसके बारे में एक चीज़ कहूँगा आपको। देखिए, आज अगर भारत में आपको जो है ना, अगर आपको एकदम से पैसे वाला बनना है तो उसके कुछ रास्ते हैं। या तो आप ड्रग स्मगलर बन जाइए, नारकोटिक स्मगलर, जो कि मुश्किल काम है, आसान नहीं है। देखिए उसमें बहुत तमाम तरह की रिस्क है ना, आप मारे जा सकते हैं, आपको देश निकाला हो सकता है। दूसरा है आप बाबा बन जाइए, ठीक है, ऐसे उसमें बहुत स्किल चाहिए, उसमें बहुत स्किल चाहिए, मेहनत चाहिए, किस्मत चाहिए, अगर नहीं बन पाए तो क्या करेंगे। तीसरा है आप पॉलिटिशियन बन जाए, वो उसमें तो और भी बहुत मेहनत चाहिए, ग्रास रूट्स पर तो काम बाबा करिए, प्लस और कुछ चाहिए। चौथा है आप स्पोर्ट्स स्टार बन जाए, ठीक है, वो भी इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत चाहिए। फिर बॉलीवुड स्टार बन जाए, वो भी बहुत मुश्किल है। लास्ट है कि आप जो है सिविल सर्वेंट बन जाए, आप जो IAS IPS बन जाए, IFS बन जाए। वो इतना मुश्किल काम नहीं है, मतलब इनमें सबसे आसान काम है तो वो यही है, क्योंकि आपको एक एग्ज़ाम देना है, आप देते रहिए, आप कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे कहीं, और आप इजीली 500-600 करोड़ के आदमी तो बन सकते हैं। और मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ, मैंने देखा है आजकल तो इनका एक नया सिस्टम निकला है, आप किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी में चले जाइए, सीधे बिल्डर्स के साथ पार्टनरशिप होती है। आप जाइए छोटे छोटे शहरों में, आप राजस्थान में ही आ जाइए, एक जो है SHO अपनी होटल्स बनवा रहा है, तो आप अफसरों की तो बात छोड़िए। बिल्कुल बिल्कुल, आज जितना ब्यूरोक्रेसी करप्शन कर रही है, एक्सट्रीम करप्शन, शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, इतना करप्शन कभी नहीं हुआ है। और कंप्लीट इम्यूनिटी है इनको। भाई एक राजस्थान के अंदर आई थिंक एक मैटर था जिसमें एक बड़े साहब को किसी ने कह दिया इनकॉम्पिटेंट, है ना, उसने उस पर FIR कर दी, मुकदमा दर्ज करवा दिया, उसको पुलिस जेल में लेगी। कश्मीर के अंदर एक MLA था, उसने किसी DC को कह दिया कि ये इनकॉम्पिटेंट है, उसने उसके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA लगा दिया MLA के ऊपर। तो और ऐसे लोगों को आप देखिए कि कहाँ आप एम्पावर कर रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, आप नहीं, ऐसे करप्ट लोगों को कश्मीर में, ऐसे सेंसिटिव एरियाज में, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में जब आप डालते हैं तो उनका तो वैसे ही मन खराब हो जाता है कि भाई पैसा खाने के लिए कम मिलेगा, या फिर प्रोबेशन में पैसे खा रहा है, 10-10 लाख की रिश्वतें खा रहा है, क्या उसको मैं 25 लाख रुपए दूंगा। देखिए कई सारे अभी केसेस आए जिसमें 10-10 लाख की रिश्वतें भी खाई है इन लोगों ने, क्या उसको मैं 25 लाख रुपए दूंगा, तो क्या वो मुझे उसके डिस्ट्रिक्ट में जब PM की या सेंटर के किसी मिनिस्टर की या NSA की विजिट होगी तो उसका पूरा रूट मैप नहीं दे देगा, वो उससे कम में ही दे देगा। और कोई ये कहते हैं एक सेंस ऑफ आप अकाउंटेबिलिटी डालिए। भाई राजस्थान की मैं आपको बात बताता हूँ, एक IPS ऑफिसर था, एक IAS ऑफिसर था, वो सड़क के ऊपर खाना खा रहे थे, रात को जो है पार्टी चल रही थी, किसी ढाबे वाले से फ्री में खाना मंगवाया होगा, नहीं आया तो उससे मारपीट कर दी जाकर के ढाबे वाले से, प्रोबेशन के अंदर, ठीक है, या फिर नया नया उनका शुरू ही हुआ होगा, उसके बाद उनको नौकरी से निकाला नहीं है। क्या मजबूरी आपकी, आप मुझे बताओ। कंटिन्यू कर रहे हैं। एक अफसर था जिसकी गाड़ी में, जब वो प्रोबेशन में था तो शराब, अपनी ऑफिशियल कार में शराब तस्करी कर रहा था, उसको भी नहीं निकाला है। कोई ऐसे लोग जो 1-1 साल जेल जा करके आए हैं, ठीक है, उनको भी वापस पोस्टिंग दी जा रही। तो जब तक ये आई थिंक मेरे ख्याल से मोदी जी का जो है ना सर से एक आखिरी सबसे बड़ा फेलियर है, सबसे बड़ा फेलियर है। और आपने इस बीमारी को अगर कंट्रोल नहीं किया तो फिर जो है ना ये डेवस्टेटिंग हो जाएगा। और मतलब आप देखिए ना, आप जैसे कह रहे हैं कि वो इतना एरोगेंस आ गया कि वो कर्नल को ऐसे बोल रहा है,
आप देखिए लॉ से पास किए हैं इन्होंने, वो CAPF वाला जो अभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में, उनमें भी सीधा पैराशूट करके ऊपर बॉस बन के आएंगे वो लोग, विदाउट एनी एक्सपीरियंस और फील्ड और एनीथिंग। और वहाँ पे जो 20-20 साल से काम कर रहा है उसको ऑर्डर झाड़ेंगे कि तुम ऑपरेशन ऐसे करो, उसको ऑपरेशन का क्या पता है IPS ऑफिसर को कि वो नुकसान हुआ है ना। देखिए पहले क्या हुआ कि आप ना कई सारे जो IPS डेपुटेशन पर जाते थे, अब देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस कॉम्बैट फोर्सेस हैं, ठीक है। कॉम्बैट की अलग ड्रिल्स होती हैं, SOPs होते हैं, ठीक है ना। वो किसी जिले के अंदर शराब तस्करी पकड़ना या यूनिवर्सिटी के इलेक्शन करवाना या कोई बाबा जी की विजिट हो जाए तो उसको मैनेज करना और जो है ना नक्सलाइट जो कि सड़क जगह जगह IED बिछा देते हैं, बहुत फ़र्क है इन कामों के अंदर। अब ये वहाँ पहुँच तो जाते हैं, अब इनको पता नहीं नीचे क्या होता है, लेकिन आप उनके ऊपर बिठा दिए गए। अब आप उनसे पूछेंगे तो आपका ईगो हर्ट होता है। तो आदमी अपनी इनकॉम्पिटेंस और इग्नोरेंस को कैसे कवर करता है? एरोगेंस से। तो फिर ये नीचे वालों को डोमिनेट करके, अरे यू डोंट नो दिस, ये किताब नहीं पढ़ी आपने, ये नहीं पढ़ा, आपको ऐसे नहीं पता, नेटो ऐसे वेपन कैरी करता है, ये ऐसे कैरी करता है। उनको ऐसे बेचारों को डोमिनेट करते हैं साइकोलॉजिकली, और उसमें कई लापरवाहियां हुई और कई बार हमारे जवान उसके अंदर शहीद हुए। ये मेरी अपनी जो है ना CRPF वगैरह इनके कई लोगों से बातचीत हुई और उन्होंने मुझे बताया। और आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा, एक आदमी जो IPS से वहां पर अपॉइंट होकर IG बना है या DIG बना है और एक जो CRPF के अपने कैडर से बना है, दोनों की कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। और ये जब मैटर चल रहा था तो मेरी तो बात होती थी कई सारे सीनियर IPS ऑफिसर से, वो कहते थे कि साहब लीडरशिप तो यहीं रखनी पड़ेगी, बिकॉज वो आप चला नहीं सकते भाई। ये जो हम लोग जो एग्जाम पास करके आते हैं, हम लोग एक स्पेशल स्किल्स के साथ आते हैं और यही चला सकते हैं देश, हम लोग ही चला सकते हैं। नहीं, ये सबसे बड़ा फेलियर है और ऐसे लोगों को खासकर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में रखना तो और भी बड़ा। फिर ये ऐसे आइडियाज देते हैं ना। अब जैसे G20 था, आप मुझे बताइए G20 के अंदर इतना पैसा देश का गया है, ठीक है एक इमेज बन की वो अच्छी चीज़ है, लेकिन हर साल हर देश में G20 होता है। हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है? अभी कंट्री की अलग प्रायोरिटीज़ है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट ऐसे आइडिया देता है जिसमें उसके परिवार के ऐश और मौज शौक के पूरे रास्ते निकल जाते हैं, ठीक है। आपने इतना साल भर का एक लार्ज स्केल नेशनल लेवल का ड्रामा किया, आपको क्या मिल गया? आप मुझे बताइए। नहीं, ऐसा ही चलता है वो इवेंट मैनेजमेंट जो है, उसमें तो आप अलग अलग जगह जाके फंक्शन करिए, 5 स्टार 7 स्टार्स में रुकिए, अपने 50 रिश्तेदारों को और साथ लेके जाइए। अभी सबसे बड़ा काम जो है सरकार में हो रहा है, ये भारत मंडपम बन गया है, यशो भूमि बन गया है, ये 2 बड़े इवेंट सेंटर्स बन गए हैं। अब बहुत पैसा लगा के मोदी जी ने इनको एक तरीके से इवेंट मैनेजमेंट के सेंटर्स बना दिया। अब हर रोज कोई ना कोई इवेंट होता है वहाँ पे। और अब क्या हो रहा है कि इनका पैसा जो पहले एक 5 लाख में इवेंट हो जाता था, वो 35 लाख में हो रहा है दिन का। लेकिन क्या पैसा वो एक सरकार की मिनिस्ट्री से दूसरे सरकार वेंडर पैसा बना रहे हैं, वो तरीके हैं, वो सारे मैकेनिज्म है कि आप वो पैसा उसमें से कैसे शेयर निकाल जाता है। देखिए बाबू बहुत होशियार है, उसको जो है ना, वो होशियार किस में? कंस्ट्रक्टिव कामों में नहीं, वो जो है ना अपनी जो कागज में इधर उधर के पेज निकाल करके फिर से बाबू वाले उस पे हम भावनाओं में बह गए। तो मेन टॉपिक जो था, बट इट्स ऑल रिलेटेड, क्योंकि ये जो इस तरीके के कॉम्प्रोमाइज्ड करप्ट लोग जब सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में जाते हैं तो बहुत बड़े ब्लंडर हो जाते हैं। और हुए ये ब्लंडर आप देखिए सारा, जो आप मुझे बताइए, जो इतना इन्फिल्ट्रेशन हुआ है आपका नॉर्थ ईस्ट वगैरह से, क्या करी थी BSF आपकी? मुझे बताइए भाई, उनकी अंडर देयर वॉच ही तो हुआ है। आपका जो सारा इन्फिल्ट्रेशन जम्मू अखनूर बॉर्डर से हो रहा है, जैसे फिर कौन अकाउंटेबल है? आप मुझे बताइए। उनके ऑफिसर्स, उनकी लीडरशिप तो IPS ऑफिसर्स के पास ही होती है, आप क्यों अकाउंटेबल नहीं ठहराते? पश्चिम बंगाल के अंदर जब ममता बनर्जी का शासन था तो ऐसा तो नहीं है कि वो अकेली कर रही थी भाई। वहाँ पर जब बताया जा रहा था कि ये TMC के सब गुंडे कार्यकर्ता और कई सारे जिहादिस्ट लोगों में घरों में जा करके उनकी फीमेल्स को उठा करके ला रहे थे, तमाम तरह के रैकेट्स, ट्रैफिकिंग चल रही थी, तो आपका स्टेट का प्रशासन, पुलिस क्या कर रही थी? वहाँ जो IAS IPS हैं वो तो सारे सेंटर के एम्प्लॉइज हैं ना, वो तो अकाउंटेबल सेंट्रल गवर्नमेंट को है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम कर रहे हैं ना। तो वो क्या कर रहे थे? वो उसमें बेसिकली उसके अंदर से अपने बेनिफिट्स डिराइव कर रहे थे। अब होता क्या है कि देखिए, जब ये करप्शन में फंसते हैं और जब जांच की बात आती है ना, तो सामने से आर्गुमेंट आ जाता है कि नहीं साहब, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसलिए आपको वो परमिशन लेनी पड़ेगी, इनको ये इम्यूनिटी है। लेकिन जब आप क्वेश्चन करते हैं तो वो कहते हैं कि साहब हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर तो पॉलिटिकल प्रेशर था। तो अगर आप इतने इम्यूनिटी आपके पास है कि आप अच्छे अच्छे केसेस में से बच जाते हैं, जेल जाके भी वापस आ जाते हैं, तो आप उस इम्यूनिटी का यूज करें ना करप्ट पॉलिटिशियंस के खिलाफ जाने के अंदर। वो तो आप करते नहीं है।
तो ये बड़ा एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला काम है सर से। और बट इस तरह की इनकॉम्पिटेंट, इस तरह की जो कहते हैं ना आपकी अनएथिकल ब्यूरोक्रेसी इज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। डेफिनेटली, एंड वी होप कि इस पे भी एक काम होना चाहिए। इस पे सबसे बड़ा कोई कर सकता है तो यही सरकार कर सकती है। तो वो इसीलिए उनको करना चाहिए, रादर देन एम्पावरिंग देम मोर एंड मोर एवरी डे। ये उल्टे डायरेक्शन में जाना चाहिए एंड होप कि ये सब हो। और आपने जो कश्मीर के बारे में बोला सर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आखिरी चीज मैं और बोलना चाहूंगा कश्मीर के बारे में, कुछ चीज थी कि भाई अब क्या हो रहा है कि जो जैसे जो पीडीपी वगैरह जो लोकल पार्टीज थी, क्या सर से नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी सरकार के अंदर है, लेकिन वो अपने प्रोमिसेस को डिलीवर नहीं कर पाए, तो उसको लेकर के भी काफ़ी नाराज़गी हो रही है। लेकिन पीडीपी अब नई हुर्रियत बनने की कोशिश कर रही है। अच्छा। हाल फिलहाल के अंदर पीडीपी की कुछ मीटिंग्स हुई थी साउथ कश्मीर में, शोपियां वगैरह में। वहाँ पर कौन आए, जमाती आए हैं, फॉर्मर मिलिटेंट्स आए, ये लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि साहब एक जो आपका साबी एक वहाँ पर सिराजुल उलूम जो होता है ना, जो देवबंदी सेमिनरी होती है, उसको बैन किया गया, एंटी नेशनल था आपका, टेरर फंडिंग वगैरह में। ये क्यों किया गया? आपके जो है ना कई सारे जो ड्रग्स के केसेस जो आ रहे हैं जिसके अंदर लोग फंस रहे हैं जो पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्वमेंट में, तो भी ये इन्होंने एनडीपीएस लॉ को ही क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। ठीक है, फिर आपका जो है कि ये टेररिस्ट को दूसरे जेलों में, देश के दूसरे पार्ट्स में जेलों में ले जाके क्यों बंद किया जा रहा है से। तो प्योरली जो सेपरेटिस्ट इश्यूज है ना, ये कोई नेशनल सिक्योरिटी के, गवर्नेंस के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तो इश्यूज है नहीं। तो इनको ये लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं, और ये तभी कर रहे हैं जब इनको ग्रासरूट से रिस्पांस मिल रहा है। तो ये कुछ नई हुर्रियत बनने की फिराक में, कामयाब कितने होते हैं नहीं होते हैं वो एक अलग चीज़ है, बट आई थिंक दिस हैज़ टू बी मॉनिटर्ड। ट्रू, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट सर। और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो, और मिलिट्री में जो लोग हैं, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में, वी होप कि वो ये सब कोई बाबू ये नोट बना के उनको भेजेगा, नोट बना के ऊपर भेज, चलिए हम तो इसी में खुश हो जाएंगे। ठीक है, खैर वो क्रेडिट भी खुद ही खा जाएंगे, बट देश रहना चाहिए। सबसे सरकारें आएंगी जाएंगी वो वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।